Hello guys, welcome back to my channel HK Official. So yes, in this video I am going to start your unit 2 of CNS. I will try my best to cover it today itself and definitely कल से आपकी इनसेम है तो आप DBMS पे फोकस करो. मैं CNS की वीडियो आपकी बना के रख दूंगी. तो चलिए यहाँ पर आपको पढ़ना है डेटा लिंक लेयर को. तो अगेन आई विल से यूनिट 2 पढ़ने से पहले कम एंड डू यूनिट 1 देन ओनली कम इनटू विद दिस वीडियो. तो इसको स्टार्ट करते हैं. ये कम्प्लीटली डेटा लिंक लेयर के बेसिस पर है एंड उससे यूनिट 1 से तो छोटा ही यूनिट है. तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस देख लेते हैं. तो यहाँ पर व्हाट इज अ डेटा लिंक लेयर, जिसके ऊपर पूरा यूनिट आपने बना दिया है. व्हाट इज दैट? ओके, डेटा लिंक लेयर है क्या? तो आपने जो है मतलब मैंने जब आपको OSI मॉडल दिखाया था तो OSI मॉडल के अंदर सेकेंड लेयर जो थी वो आपकी डेटा लिंक लेयर थी. ठीक है, डेटा लिंक लेयर थी और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर नोड टू नोड डिलीवरी. मतलब ये एक नोड है और ये एक नोड है तो उनके बीच में डिलीवरी करने का काम कौन करता है? आपका डेटा लिंक लेयर करने का काम करता है ऑफ डेटा पैकेट्स. इट साइड्स बिटवीन द फिजिकल लेयर 1 एंड नेटवर्क लेयर 3. तो जो नीचे फिजिकल लेयर है उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर है, उसके ऊपर आपकी नेटवर्क लेयर है. तो इस डेटा लिंक लेयर के बारे में हमें जो है ना अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, तो अगेन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है आपको डेटा लिंक लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारी पता होनी चाहिए क्योंकि अगेन आपका यूनिट है तो आपको एक डेफिनेशन से लेके उसकी सारी चीजें पता होनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पे फंक्शंस की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले है फ्रेमिंग. ठीक है, इमेजिन आप क्या कर रहे हो, लेटर एक सेंड कर रहे हो तो आप क्या करते हो, उसको एनवलप में डाल देते हो अपने एड्रेस के साथ और रिसीवर्स के एड्रेस के साथ. सिमिलरली फ्रेमिंग मतलब कि आप अपना डेटा डाल देते हो एनवलप्स के अंदर जिनको फ्रेम्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? फ्रेम्स बोला जाता है. ठीक है, ये इनके अंदर आप क्या करते हो, अपना डेटा डाल देते हो विथ प्रॉपर हेडर्स एंड ट्रेलर्स. इनको क्या बोला जाता है? हेडर्स एंड ट्रेलर्स. और फिर आप अपने डेटा को भेज देते हो. तो फ्रेमिंग मतलब एनकैप्सुलेट्स नेटवर्क लेयर पैकेट्स इनटू फ्रेम्स. ओके, एंड इट एड्स हेडर्स एंड ट्रेलर इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड फ्रेम बाउंड्रीज फॉर सिंक्रोनाइजेशन. मतलब कि फ्रेम की बाउंड्रीज भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है. तो फ्रेमिंग क्या है ये समझ में आ गया. डेडिकेटेड क्वेश्चन आता है एक एक फंक्शन पर तो प्लीज एक एक को अच्छे से समझो. ठीक है, देन यू हैव फिजिकल एड्रेसिंग. तो फिजिकल एड्रेसिंग मतलब जैसे अगेन मैं आपको बोलूं तो आपके घर का यूनिक एड्रेस होता है तो वैसे ही हर एक नेटवर्क डिवाइस के पास उसका यूनिक मैक एड्रेस होता है. यूनिक मैक एड्रेस होता है एंड मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. मीडिया एक्सेस कंट्रोल. तो जो डेटा लिंक लेयर है वो इस एड्रेस का यूज करता है टू डिलीवर फ्रेम्स टू द करेक्ट डिवाइस. ओके, अब जो यहाँ पर फ्रेमिंग में फ्रेम्स बनाए गए हैं वो डिलीवर करना ऑन टू द करेक्ट डिवाइस. ये किससे पता चलता है? मैक से पता चलता है क्योंकि हर एक डिवाइस के पास जो है यूनिक मैक एड्रेस होता है एंड अकॉर्डिंग टू यूनिक मैक एड्रेस आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर डेटा को सेंड करते हो. देन यू हैव फ्लो कंट्रोल. तो फ्लो कंट्रोल मतलब कि ऑब्वियसली जैसे कि मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फ्लो कंट्रोल तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है सेंडर को फ्रॉम सेंडिंग डेटा फास्टर देन रिसीवर कैन हैंडल. अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एक डोर है एंड उस डोर के मतलब एक साथ 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लोग पास कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपने बोला कि एकदम फास्ट आपको 10 12 15 लोगों को पास करवाना है विद इन 1 सेकेंड तो उस वक्त क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा. तो फ्लो कंट्रोल से क्या होता है, फ्लो कंट्रोल से यही प्रोविजन कोलिजन जो है ये प्रिवेंट होता है. ठीक है, ये मैनेज क्या करता है, डेटा ट्रांसमिशन रेट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. देन एरर कंट्रोल. एरर कंट्रोल क्या करता है, डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है ट्रांसमिशन एरर्स को. तो 2 ही चीजें या 2 ही मैकेनिज्म होता है. अगेन आई विल से एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन. ये यूनिट 1 के अंदर भी मैंने आपको बताया था. अब एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो डिटरमाइंस विच डिवाइस हैज कंट्रोल ओवर द ट्रांसमिशन मीडियम. मतलब कि कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम पे किस डिवाइस का कंट्रोल है, इंपॉर्टेंट फॉर शेयर्ड मीडिया नेटवर्क्स. ठीक है, आप किसको शेयर कर पा रहे हो या फिर जो मल्टीपल डिवाइस होते हैं वो शेयर करते हैं सेम कम्युनिकेशन चैनल पे तो कौन सा जो डेटा है या फिर कौन सा जो मतलब रिसीवर है वो एक्सेस करेगा उसको. ये सारी जो कंट्रोल है ये एक्सेस कंट्रोल के
पास होता है। तो ये पांचों भी फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझो कि ये जो है हमने मन से कोई भी फंक्शंस बना दिए हैं, इनके ऊपर डेडिकेटेड आपको एक एक पे क्वेश्चन आता है कि फ्रेमिंग एक्सप्लेन करो, फिजिकल एड्रेस एक्सप्लेन करो, फ्लो कंट्रोल एक्सप्लेन करो, ऐसे। ठीक है, तो ये पांचों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये कीवर्ड्स आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ डेटा लिंक सब लेयर की बात करते हैं। डेटा लिंक सब लेयर की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर ये दो टाइप्स आप समझ सकते हो, जिसमें सबसे पहले है एलएलसी यानी कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल, एंड एक है मैक यानी कि वही मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जो एलएलसी है, एलएलसी मतलब कि आप ऐसे समझ लो एक मैनेजर जो कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को हैंडल कर रहा है। कौन? फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल को हैंडल कर रहा है। क्या ये आप याद रख सकते हो? यस। इंटरफेस होता है आपके नेटवर्क लेयर का, जो कि थर्ड लेयर है। ठीक है, नेटवर्क लेयर आपकी क्या है? थर्ड लेयर है, तो उसके लिए इंटरफेस देता है ये। फिर मैक की बात करें तो मैक क्या है आपका? जो फिजिकल एड्रेसिंग को यहाँ पर जो है ना मतलब चेक करता है, कंट्रोल करता है। फिजिकल एड्रेसिंग तो आपको पता है ना, आईपी एड्रेसेस। तो हर एक डिवाइस के पास उसका खुद का मैक एड्रेस होता है, दैट इज फिजिकल एड्रेस होता है। मीडिया एक्सेस मेथड्स होते हैं। ऑब्वियसली अब जब सबके पास यूनिक एड्रेस है तो एक्सेस करने वाली जो चीजें हैं, मेथड्स, कंट्रोल वगैरह, वो सब मैक करता है। ओके, देन लेट अस कम ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन इश्यूज। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा लिंक लेयर है, इट कैन प्रोवाइड थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू लेयर। जैसे कि सबसे पहली है एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस। उसके बाद है आपके पास एक्नॉलेज्ड कनेक्शन, यहाँ पर क्या थी? अनएक्नॉलेज्ड, यहाँ पर है एक्नॉलेज्ड, और यहाँ पर है एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। तो बहुत सिंपल है। अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर आप ऐसा समझ लो, आप क्या कर रहे हो, आप मेल बॉक्स के अंदर जाके लेटर को ड्रॉप करके आ रहे हो। ठीक है, मेल बॉक्स के अंदर जाके आप क्या कर रहे हो? लेटर को ड्रॉप करके आ रहे हो। एक्नॉलेज्ड का मतलब क्या है? एक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस मतलब कि आप यहाँ पर लेटर जो है वो सेंड कर रहे हो बाय डिलीवरी कंफर्मेशन। ठीक है, एंड या ऐसे आप इसको समझ सकते हो, बाकी मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ। यहाँ पर क्या है, यू डोंट हैव टू एस्टैब्लिश एनी कनेक्शन। ओके, यहाँ पर आपको कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। फ्रेम्स जो है वो आप इंडिपेंडेंटली सेंड करते हो। फ्रेम्स आर सेंड इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो लेटर्स है ना आपके, वो खुद जाके आप क्या कर रहे हो? सेंड करके आ रहे हो। नो एक्नॉलेजमेंट्स, यू डोंट गेट कंफर्मेशन कि वो पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है। तो डायरेक्टली आपका जो लेटर है वो पहुंचा होगा तो अच्छी बात है, मतलब आपको बाद में जब आपको वापस से लेटर रिटर्न आएगा तो आपको पता चलेगा, अदरवाइज वो गुम भी हो सकता है। तो कोई आपको यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, बट बेस्ट एफर्ट डिलीवरी होती है, मतलब कि होप होता है कि इट रीचेस। ओके, इट रीचेस। तो ये क्या है आपका? अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शन लेस सर्विस है। यूज केसेस इसके क्या है? यूज केस कब इसको आप यूज कर सकते हो? जब आपका कम्युनिकेशन चैनल बहुत रिलायबल है, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक है ना, फाइबर ऑप्टिक होता है, फाइबर ऑप्टिक है, या फिर आपके केबल्स हैं। ठीक है, तो जब आप इनको कनेक्ट करते हो, आपको पता है अगर आपने वायर कनेक्ट कर दिए तो उसका कहीं ना कहीं तो नेटवर्क या डेटा ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर, या फिर आप रियल टाइम ट्रैफिक के लिए अगर चाहो तो उसमें आप यूज कर सकते हो, जैसे वीडियो कॉल्स हो गई, वेयर स्पीड मैटर्स मोर देन परफेक्ट डिलीवरी। ओके, कभी कभी वीडियो कॉल बहुत ब्लर हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको मतलब ये है कि हाँ वीडियो कॉल चल रही है, तो स्पीड मैटर नहीं कर रही है, बट परफेक्शन जो है ना उस पर्टिकुलर डिलीवरी का वो मैटर करता है। एंड मोस्ट लैंड्स जो है वो यही सर्विस का यूज करती हैं। ओके, एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है, लो ओवरहेड होता है। ओके, एंड यू हैड सिंपल फास्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, ओके, अब एक्नॉलेज्ड की बात करें तो कोई कनेक्शन इसमें भी आपको एस्टैब्लिश नहीं करना पड़ता है। नो कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड, कोई सेटअप आपको यहाँ पे कनेक्शन का नहीं करना पड़ता है, बट यू गेट कंफर्मेशन फॉर ईच लेटर सेंड। ओके, हर एक फ्रेम जो आपका सेंड होता है इंडिविजुअली, आपको उसकी कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है, उसकी कंफर्मेशन आपको मिल रही होती है। देन रीट्रांसमिशन ऑफ इफ नो एक्नॉलेज्ड, मतलब कि वापस से भेजा जाता है अगर उसको हमने क्या है ना, अगर मतलब कनेक्शन लूज हो गया, मतलब कि आपका लेटर सपोज सेंड नहीं हो पाया, तो वापस से उस लेटर को सेंड करने का प्रोसीजर होता है, रीट्रांसमिशन होता है। तो यहाँ पे लेटर क्या है हमारा, मैं जो बार बार लेटर लेटर बोल रही हूँ वो आपका फ्रेम है। ओके, लेटर आपका फ्रेम है। तो अगर कोई भी फ्रेम आपको पता चल गया कि वो जो है आपका सेंड नहीं हुआ है तो रीट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन होता है। यूज केसेस क्या है, वायरलेस सिस्टम्स के अंदर अनरिलायबल जो चैनल्स होते हैं ना, जो कि जिसमें मतलब आपके जो है ना वायर्स या केबल्स नहीं होते, तो उसमें आप अनरिलायबल चैनल उसको बोलते हो, तो वायरलेस सिस्टम्स के अंदर ये यूज होता है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स लेके होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स जो है वो होनी चाहिए वायरलेस के अंदर भी। एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की बात करें तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, नंबर्ड फ्रेम्स होते हैं, नंबर्ड फ्रेम्स होते हैं। ओके, तो ये याद रखो, यहाँ पर जो है ना आप जो लेटर्स भेजते हो वो ऐसा समझो कि नंबर ऑफ लेटर्स जो है ना वो सीक्वेंस में होते हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। एंड यहाँ पर गारंटीड डिलीवरी एंड ऑर्डरिंग होती है, क्योंकि आपने पैसा दिया है डिलीवरी का, तो कंफर्म आपके यहाँ पर गारंटीड डिलीवरी होगी। और 3 फेजेस होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले एस्टैब्लिश करो, ट्रांसफर करो और फिर आप इसको रिलीज कर दो। एस्टैब्लिश मतलब कि आप सेटअप करो अपना कनेक्शन, सेटअप करो अपना कनेक्शन। ओके, और ट्रांसफर की बात करें तो आप समझ पा रहे हो क्या करना है, आपको सेंड करना है डेटा। और रिलीज की बात करें तो आप क्या कर रहे हो, अब क्लोज कर रहे हो अपने कनेक्शन को। ठीक है, सेटअप कनेक्शन, सेंड डेटा एंड क्लोज कनेक्शन। इसके यूज केसेस क्या है, हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन होता है एंड क्रिटिकल डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको कि फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में आपकी डेटा लिंक लेयर होती है। ठीक है, तो ये बस आपको याद रखना है। नाउ लेट अस कम ऑन टू फ्रेमिंग, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब व्हाट इज फ्रेमिंग? फ्रेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग बिट स्ट्रीम इनटू डिस्क्रीट फ्रेम्स। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बात करी थी, है ना, कि लाइक जैसे कि चलो एग्जांपल छोड़ते हैं, डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर वी नीड टू नो कि जो है ना एक फ्रेम कहाँ पर एंड हो रहा है, कहाँ से शुरुआत हो रही है उसकी, तो एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो दैट इज व्हाट फ्रेमिंग डज। फ्रेम क्या करता है, डेटा कम्युनिकेशन के बीच का जो बिगिनिंग है, एंडिंग है, वो मार्क करता है। ओके, सो दैट इज वाई फ्रेमिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड ये डिवाइड कर देता है आपकी बिट की स्ट्रीम को, बिट स्ट्रीम यानी 0 1 0 1 1 0, ये बिट की स्ट्रीम है, इनको डिस्क्रीट फ्रेम्स के अंदर डिवाइड कर देता है। मतलब ये हो सकता है ये एक फ्रेम हो, ये एक फ्रेम हो, ये एक फ्रेम हो, तो ऐसे ये डिवाइड कर देता है फॉर ट्रांसमिशन। तो पहले आपका ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा। सो ईच फ्रेम मस्ट बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर्स। ओके, देन टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग की बात करें, सबसे पहले आती है फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग। क्या आती है? फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग। तो मतलब कि आप ऐसा इमेजिन करो कि सारे लेटर्स आपके पोस्ट ऑफिस के अंदर एग्जैक्टली सेम साइज के हैं। ठीक है, मतलब कि आपके सारे के सारे फ्रेम्स जो हैं वो सेम साइज के हैं। साइज इटसेल्फ एक्ट्स एज द डेलीमीटर। ठीक है, हर एक साइज जो है आपका सेम है, इजी टू आइडेंटिफाई है, क्योंकि फ्रेम बाउंड्रीज बिकॉज फिक्स्ड साइज है। ओके, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए भी, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आपका साइज ही मैटर करता है। ठीक है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है। ओके ओके, देन यहाँ पर इसके एग्जांपल एटीएम सेल्स है जिसके अंदर 53 बाइट्स होती हैं। ओके, यस। तो अगेन एडवांटेजेस के अंदर आप लिख सकते हो कि सिंपल फ्रेम बाउंड्री डिटेक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, और सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है, प्रेडिक्टेबल टाइमिंग है आपके पास। ओके, इजी बफर मैनेजमेंट, प्रेडिक्टेबल टाइमिंग। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वेस्ट ऑफ स्पेस इफ योर डेटा इज स्मॉल। ओके, तो स्पेस की जो है वेस्टेज हो जाती है एंड नॉट फ्लेक्सिबल फॉर वेरियस डेटा साइजेस। ओके, नाउ वेरिएबल साइज फ्रेमिंग, ये सेकेंड है आपका, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। तो इट नीड्स एक्सप्लिसिट फ्रेम बाउंड्री इंडिकेटर्स। मतलब कि जो आपके लेटर्स है आप डिफरेंट साइजेस के हैं, तो आपको क्लियर मार्क करना पड़ेगा टू शो वेयर ईच लेटर स्टार्ट्स एंड एंड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अब मैनुअली चीजें, एक्सप्लिसिटली चीजें करनी पड़ेंगी। तो उसमें भी आपका सब टाइप है कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, जो कि आपकी होती है बाइट स्टफिंग। ओके, इसको बोला जाता है बाइट स्टफिंग। ओके, तो इसका मेथड क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करता है एज फ्लैग्स। मतलब कि ऐसा समझो कि आप स्पेशल स्टिकर्स लगा देते हो जो कि मार्क करते हैं कि ये बिगनिंग है और ये एंडिंग है। हर एक लेटर पे आपने एक स्टिकर लगा दिया बिगनिंग का और एक स्टिकर लगा दिया एंडिंग का। तो ऐसे ही होता है, मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं जिनको फ्लैग्स बोला जाता है, फ्लैग्स बोला जाता है टू मार्क फ्रेम बाउंड्रीज। ठीक है, फ्रेम बाउंड्रीज को मार्क करने के लिए इनको यूज
यूज किया जाता है. ओके, आई होप यू गॉट इट. यस. देन फ्लैग पैटर्न है. फ्लैग पैटर्न के अंदर क्या होता है? फ्लैग पैटर्न मींस अभी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, क्या स्पेशल कैरेक्टर्स और फ्लैग्स. तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है. जैसे स्टिकर्स लगा रहे हो वैसे आप स्पेशल फैक्टर्स जो है ना कैरेक्टर्स को लगा दोगे. ओके, अब यहाँ पर बाइट स्टफिंग का क्या सोल्यूशन है? इमेजिन करो कि आपका जो फ्लैग है मतलब वो उसके पास जो है फॉर एग्जाम्पल डू वी हैव, यस वी हैव दैट लेटर. तो अभी के लिए इतना समझ लो कि फ्लैग का कुछ पैटर्न होता है जो कि आप आइडेंटिफाई करते हो. प्रोटोकॉल डिपेंडेंट, प्रोटोकॉल मतलब कि जो रूल्स है वो फॉलो करता है ये. एंड प्रॉब्लम ये है कि फ्लैग कैरेक्टर में अपीयर इन द डेटा, डेटा के अंदर वो फ्लैग कैरेक्टर अपीयर होता है. तो अगर आप बिगनिंग और एंडिंग के लिए कोई स्टिकर लगा रहे हो तो वो लेटर के साथ साथ स्टिकर भी जा रहा है ना. सो द सेम इशू. तो यहाँ पर देख लो 3 नेटवर्क लेयर्स है आपके पास. फर्स्ट ये वन फिजिकल लेयर है. तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर के देखो, यहाँ पर आपका हेडर है, यहाँ पर आपका ट्रेलर है और बीच में आपका पैकेट होता है. ठीक है, सो ये क्या है? आपका फ्रेम है. क्या है फ्रेम? जो अभी तक हम लोग फ्रेम लेटर बोल रहे हैं उसका वो कैसा दिखता है? हेडर, ट्रेलर और पैकेट डेटा होता है उसके अंदर बीच में. तो यहाँ पर बाइट स्टफिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी आपको कि सोल्यूशन, अगर सपोज आपके जो है ना फ्लैग है, आपका जो फ्लैग है वो स्टार करके आपने लगा दिया है. ठीक है, तो ओरिजिनल डेटा कैसा हो जाएगा? ए बी, ओके, स्टार सी डी. तो अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने एस्केप कर दिया, अगर आपने एस्केप कर दिया बिफोर एनी एक्सीडेंटल फ्लैग, ओके, तो आपके पास कैसे आएगा ना? आपके पास ऐसे आएगा ए बी, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा एस्केप, फिर आ जाएगा स्टार और सीडी. मतलब आपने फ्लैग को, मतलब फ्लैग के पहले ही आपने अगर एस्केप कर दिया तो ऐसे आपका शो होगा. और अगर डेटा के अंदर एस्केप होता है, इफ डेटा के अंदर एस्केप होता है तो आपको एक और एस्केप ऐड करना पड़ता है, मतलब कि डबल एस्केप ऐड करना पड़ता है. तो यहाँ पर ही देख लो, अगर ये फ्लैग है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एस्केप अगर बाद में हुआ तो बीच में आ जाएगा, लेकिन ट्रांसमिशन के वक्त आपका एक और एस्केप, ये जो एस्केप है फ्लैग से पहले आ गया, और ये देखो यहाँ पर ये फ्लैग है, बाकी सीडी है, और ये जो एस्केप है उससे पहले एक और एस्केप आ गया, मतलब कि डबल एस्केप. पहले से जहाँ एस्केप होता है वहां पे डबल एस्केप आ जाता है. ठीक है, तो ये डेटा है और ये ट्रांसमिटेड के वक्त का डेटा है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया. सो दिस इज हाउ योर फर्स्ट थिंग्स, यानी कि आपका जो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है ये ऐसे काम करता है, जिसके अंदर फ्लैग्स जो है वो आपके डेटा के साथ आ जाते हैं. ये इसका इशू है. ओके, देन यू हैव बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. नाउ सी लेट अस सी बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स. तो ये क्या है? ये भी वैसा ही है, फ्लैग की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बिट पैटर्न होता है. यहाँ पर हम क्या करते हैं? फ्लैग. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने स्टार करके बताया, बट यू नीड टू यूज फ्लैग ऐसे करके. ठीक है, अब ये जो फ्लैग है आप क्या करते हो? इंसर्ट करते हो, एंड व्हेनेवर अगर वो पहले से है आपका एस्केप कैरेक्टर, तो आप क्या कर देते हो? आप उसको डबल कर देते हो, मतलब इंसर्ट करते हो आप एस्केप कैरेक्टर बिफोर एक्सीडेंटल फ्लैग इन डेटा, एंड इंसर्ट करते हो एस्केप बिफोर एस्केप कैरेक्टर इन डेटा. बट यहाँ पर बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में आपके पास एक स्पेशल बिट पैटर्न होता है जो कि ये है. ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है? 0 है, फिर अगेन 1 1 1 1 1 1 0. ठीक है, तो ये है आपके पास क्या? स्पेशल बिट पैटर्न. अब ये जो है ना आपका, ये स्टार्टिंग में भी होगा और ये एंडिंग में भी होगा, जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, मतलब आपको अपने फ्रेम की बाउंड्रीज पता चल जाएंगी. ठीक है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है ये आप लोग मुझे बताओ. अगर हमने ये स्पेशल कैरेक्टर जो है ये सेट कर दिया कि ये स्टार्टिंग में है तो ये बिगनिंग कहलाया जाएगा, और यही एंडिंग में है तो आपका एंडिंग कहलाया जाएगा. तो मुझे बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है? हो सकता है ना कि उसी बिट के अंदर सेम पैटर्न अपीयर हो जाए, ठीक है, जो कि उस फ्रेम के अंदर का पैटर्न है. तो क्या होगा? फ्रेम के अंदर का अगर वो पैटर्न है तो क्या होगा? तो उसको एंड या बिगनिंग कंसीडर कर लिया जाएगा. तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगेन बिट स्टफिंग. वेन एवर यू सी 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस इन डेटा, तो आपको इंसर्ट कर देना है 0 आफ्टर देम. मतलब कि इसका जो प्रोसेस है ये क्या है? इसका सोल्यूशन है गाइस. ओके,
यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी आपको मैंने बता दी कि अगर ये जो है ये वापस अपीयर हो जाता है, पैटर्न ये जो है आपके डेटा में अपीयर हो जाता है, तो उसको एंड कंसीडर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितने हैं आपके वंस देख लो, तो ये आपके 3, फिर ये है आपके 6 वंस। ओके, अगर मैं इसका सोल्यूशन बताऊं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव वंस आ जाते हैं डेटा के अंदर, तो डायरेक्टली मैं उसके बाद में 0 इंसर्ट कर दूंगी, तो कभी भी 6 वंस एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी 6 वंस एक साथ नहीं आएंगे। सो दिस इज द सोल्यूशन। तो रिसीवर क्या करेगा, रिमूव करेगा, जब उसको रिसीव करेगा ना तो वो रिमूव कर देगा ये एक्स्ट्रा जीरोस को, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसपेरेंट टू द अपर लेयर। सो दिस इज हाउ यू डू। ओके, अब इसके एग्जांपल्स आप काफी सारे मन से बना के दिखा सकते हो, जैसे कि ओरिजिनल डेटा आपका ये है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है आपके पास 6 वंस है। ट्रांसमिटेड डेटा के अंदर आप क्या करोगे, 5 वंस के बाद एक 0 इंसर्ट करोगे, फिर ये 1 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। तो जो फ्लैग है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो स्टफ्ड 0 है, क्योंकि हमें पता है 5 0 के बाद एक 0 हमें खुद ही डालना है, तो आफ्टर रिसीवर रिसीव्स इट, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर उस एक 0 को रिमूव कर देगा, तो उसको फिर भी वही डेटा मिलेगा। तो ये आप ऐसे दिखा सकते हो। ओके, नाउ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ एरर आते हैं, सिंगल बिट एरर, ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो सिंगल बिट एरर, देखो जब भी डेटा ट्रैवल करता है ना नेटवर्क के अंदर, जब भी आपका डेटा जो है नेटवर्क में ट्रैवल कर रहा है, तो इट कैन गेट करप्टेड ऑल्सो, ओके, ड्यू टू नॉइस या इंटरफेरेंस या फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसके लिए आपके जो एरर्स हैं इनकी डिटेक्शन और करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है आपका सिंगल बिट एरर। तो सिंगल बिट एरर मतलब कि सिर्फ एक बिट आपकी फ्लिप हो गई है। क्या हो गई है, फ्लिप हो गई है, मतलब 0 की 1 हो गई है, 1 की 0 हो गई है। तो अगर सिर्फ एक बिट आपकी फ्लिप हुई है तो दैट इज सिंगल बिट एरर, ठीक है। तो मोर कॉमन ये कहां पर होता है, आपके पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर होता है, एंड दिस इज लेस कॉमन इन प्रैक्टिस। ओके, तो ट्रांसमिटेड डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको 1 का 0 कर देंगे रिसीव्ड के अंदर। तो सिंगल बिट एरर आपका यहाँ पर हो गया है, क्योंकि 1 का यहाँ पे 0 हो गया। कभी कभी गलती से हम लिख देते हैं ना, अगर हमारे अभी यही सीक्वेंस हमें लिखनी है, हमें इसका मतलब तो नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कई बार हमसे गलती हो जाती है, यानी कि फ्लिप हो जाता है। ऑब्वियसली दो ही ऑप्शन है, 1 का 0 होगा या 0 का 1 होगा, तो दैट इज सिंगल बिट एरर। देन सेकंड होता है आपका बर्स्ट एरर, मतलब कि मल्टीपल, यानी कि 2 से ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव बिट्स आपकी चेंज हो गई है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज योर बर्स्ट एरर, मोर कॉमन इन सीरियल ट्रांसमिशन, ठीक है। ये किसके कहाँ पे कॉमन था, यूजुअली ये आपके पैरेलल ट्रांसमिशन में होता था, यहाँ पर ये जो है ये सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर होता है, ठीक है। सीरियल ट्रांसमिशन मतलब कि सिंगल वायर, सिंगल वायर, ओके। एंड ये अगेन नॉइस की वजह से और इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ओके, तो इसको आप ये ऐसे करके दिखा सकते हो कि नंबर ऑफ बिट्स आपकी जो है यहाँ पर मतलब फ्लिप हो गई है, तो एरर आ गया आपके पास। अब एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन क्या होता है, तो एरर डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई इफ एरर अकर्ड, अगर एरर होता है तो आइडेंटिफाई कर लो। एरर करेक्शन यानी कि इट आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर्स मतलब कि ये सिर्फ डिटेक्ट करेगा और ये उसको फिक्स भी करेगा, ठीक है। ये सिर्फ डिटेक्शन का काम करेगा, ये उसको फिक्स भी करेगा। यहाँ पर इट इज सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, क्योंकि हमें फिक्स भी करना है एरर्स को। रिडंडेंसी इधर कम होती है एंड इधर ज्यादा होती है, मतलब कि रिपीटेशन, ओके। स्पीड किसकी फास्ट है, ऑब्वियसली डिटेक्शन की स्पीड फास्ट होती है और एरर करेक्शन की स्पीड स्लोअर होती है, कॉस्ट लो होता है, हाई होता है, ओके। जो रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक्स्ट्रा बिट्स एडेड आफ्टर फॉर एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल के लिए आप क्या कर रहे हो, रिडंडेंसी कर रहे हो, एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर रहे हो। जैसे कि मतलब आपके पास पूरा चैप्टर है, आपने पूरा चैप्टर लिख दिया, एट लास्ट आप समरी ऐड करते हो, राइट। तो वो समरी क्या है, वो समरी आपको पूरे चैप्टर का क्या बता देती है, आपको समरी बता देती है। तो यहाँ पर रिडंडेंसी क्या है, एक्स्ट्रा बिट्स हैं, और किसके लिए, आपकी टोटल बिट्स के लिए। तो इसका रिडंडेंसी का फॉर्मूला होता है एरर कंट्रोल बिट्स अपॉन टोटल बिट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। देन लेट अस मूव ऑन टू ARQ स्ट्रैटेजीज, ओके। तो ARQ स्ट्रैटेजीज के अंदर सबसे पहले आपका आता है
ब्लॉक कोडिंग फंडामेंटल्स। तो ब्लॉक कोडिंग फंडामेंटल के क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना हम लोग समझेंगे कि एरर कंट्रोल जो है ना, एरर कंट्रोल वर्ड्स जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एरर कंट्रोल वर्ड्स होते हैं। तो ब्लॉक कोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डेटा वर्ड यानी कि आपके के बिट इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका ओरिजिनल डेटा। तो आपका जो ओरिजिनल डेटा होता है वो के बिट्स का होता है, हमें नहीं पता वो कितने बिट का होता है, तो वो डेटा वर्ड आपका होता है। फिर आपके पास है कोड वर्ड यानी कि एन बिट, यानी कि डेटा वर्ड प्लस रिडंडेंट बिट्स। ओके, इसका मतलब इसमें आपने क्या कर दिया है, एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर दिया है, एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर दिया है आपने डेटा के अंदर फॉर व्हाट, एरर कंट्रोल, फॉर एरर कंट्रोल। तो क्या आप ये समझ पा रहे हो, यहाँ पर हमने क्या किया, एरर कंट्रोल के लिए एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड कर दिया, तो उसको बोल दिया जाता है फिर कोड वर्ड। ओके, उसके बाद रिडंडेंसी बिट्स होती हैं, तो रिडंडेंसी बिट्स आप समझ पा रहे हो, रिडंडेंसी बिट्स यानी कि एक्स्ट्रा बिट्स, तो एक्स्ट्रा बिट्स आपकी होती हैं r इज इक्वल टू n माइनस के। समझ में आ गई बात। n क्या है आपके, n है आपके एरर के जो कंट्रोल वर्ड्स है ना, या फिर मैं आपको बता दूं ये कोड वर्ड, और ये क्या है आपका, ये है आपका डेटा वर्ड। ओके, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगी रिडंडेंट बिट्स। अब वैलिड एंड वर्सेस इनवैलिड कोड वर्ड्स की बात करते हैं। तो कौन से जो है ना, जैसे कि डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में कुछ ना कुछ वैलिड वर्ड्स होते हैं, राइट। तो सिमिलर पैटर्न में आपके वैलिड और इनवैलिड कोड वर्ड्स भी होते हैं। तो टोटल पॉसिबल जो डेटा वर्ड्स हैं वो है 2 रेज टू के। 2 रेज टू के मतलब लाइक ऑल पॉसिबल 4 लेटर कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल 4 लेटर कॉम्बिनेशन। ओके, ऑल पॉसिबल 4 लेटर कॉम्बिनेशन। फिर है आपके पास टोटल पॉसिबल कोड वर्ड्स। तो कोड वर्ड्स भी कितने होते हैं, 2 रेज टू n। अब ये 2 रेज टू n है, मतलब कि यहां पर आप ये याद रख सकते हो, ऑल पॉसिबल 7 लेटर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आप याद रख लो, अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है या फिर दोनों याद रख लो, इट्स वेल एंड गुड। फिर है आपके पास वैलिड कोड वर्ड्स। वैलिड कोड वर्ड्स हैं 2 रेज टू के। तो 2 रेज टू के मतलब कि जैसे कि आपके पास डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं ना, तो वो एक्चुअल वर्ड्स यहाँ पर क्या आते हैं, ये एक्चुअल वर्ड्स आ जाते हैं। और इनवैलिड कोड वर्ड्स के अंदर 2 रेज टू n माइनस 2 रेज टू के, यानी कि जो मतलब रेस्ट बचा हुआ है, ठीक है, जो कि आपके कोई भी एक्स्ट्रा गिबरिश वर्ड्स वगैरह है वो। तो क्या आपको ये याद रह सकते हैं, वैलिड वर्सेस इनवैलिड कोड वर्ड्स, इनको याद रख लेना, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी ब्लॉक कोडिंग की। अब बात करते हैं हैमिंग डिस्टेंस की। हैमिंग डिस्टेंस क्या होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हैमिंग डिस्टेंस मतलब कि आप काउंट करते हो कितने लेटर्स डिफरेंट हैं बिटवीन 2 वर्ड्स, हाउ मैनी लेटर्स डिफर बिटवीन 2 वर्ड्स। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हैमिंग डिस्टेंस मतलब कि हाउ मैनी लेटर्स डिफर बिटवीन 2 वर्ड्स। ओके, ये आपको याद रखना है। तो इसका देख लो डेफिनेशन, नंबर ऑफ बिट पोजीशंस वेयर 2 कोड वर्ड्स डिफर। ठीक है, यही चीज है, बस ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब इसका कैलकुलेशन करें तो आप एक्सॉर करते हो 2 कीवर्ड्स का, एंड उसके बाद नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट करते हो, मतलब कि काउंट करते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो आपका वर्ड है, लेट सपोज आपका वर्ड 1 है हाउस, ठीक है, हाउस है। आपका वर्ड टू है आपका लेट सपोज हॉर्स, ठीक है। तो डिफरेंट पोजीशन कौन सी है, एच करेक्ट है, ओ करेक्ट है। ये वाली जो पोजीशन है, जो आपकी थर्ड पोजीशन है या थर्ड लेटर है, वो आपकी डिफरेंट पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्या, डिफरेंट पोजीशन किसकी हो गई है, डिफरेंट पोजीशन आपकी यू की हो गई है वर्सेस आर। ओके, तो आपकी जो हैमिंग डिस्टेंस होगी, यहाँ पर हैमिंग डिस्टेंस जो होगी वो आपकी क्या होगी, ऑब्वियसली 1, क्योंकि एक ही पोजीशन पे आपकी जो है ना चेंजेस है। क्या आपको समझ में आ गई ये बात। अब सिमिलरली आप इसको कोड वर्ड्स में करके देखो। तो कोड वर्ड्स में आपके पास क्या है, 10101 और यहाँ पर है 4 टाइम्स 1 और 0। तो इसका एक्सॉर करना पड़ेगा आपको।
ठीक है। एक्सॉर आपको पता है 10 का 1 होता है, मतलब कि अलग है तो 1 होता है, सेम है तो 0 होता है, डिफरेंट है तो आपका मतलब 1 होता है, अगेन मैं लिख देती हूँ, और कॉमन है तो आपका 0 होता है। ठीक है, तो बस आप एक्सॉर निकालोगे और फिर आप देखोगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 मीन्स डिफरेंट, 0 मीन्स सेम, आप समझ गए। अब यहाँ पर आप वंस को काउंट करोगे 1 2 3, तो वो ही आपकी हैमिंग डिस्टेंस होती है। क्या हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना आ गया, इंपॉर्टेंट था। चलो अब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस देख लेते हैं, दैट इज डी मिनिमम। ओके, जो कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस मतलब कि स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस जो कि आपके दो वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में हो सकती है। ठीक है, ओके, दो वैलिड कोड वर्ड्स के बीच में हो सकती है। ये क्या डिटरमाइन करती है, एरर डिटेक्शन और करेक्शन कैपेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर आपकी एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी क्या है, एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी है अगर आपका ये जो स्मॉलेस्ट हैमिंग डिस्टेंस है, ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ओके, प्लस आप क्या करते हो, 1 करते हो, अगर आपको डिटेक्शन करना है तो। एरर डिटेक्शन के लिए आप ये यूज करते हो, एरर करेक्शन के लिए आप ये यूज करते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2t। ओके, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका जो डी मिनिमम है, डी मिनिमम, वो डी मिनिमम है आपका 3। इसका मतलब कि आप यहाँ पर बोल सकते हो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मुझे यहाँ पर 1 लाना है तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आ सकता है, 2 ही तो आ सकता है। तो इसका मतलब कि आपका ये जो है ये एस हो गया, है ना, और ये एस है, मतलब कि आप कितने एरर्स डिटेक्ट कर सकते हो, तो वो आपने यहाँ पे बता दिया है, जो कि आप डिटेक्ट कर सकते हो 2 एरर्स को। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2t, मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एंड मेरा डी मिनिमम 3 है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ, प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 तो मेरा बाय डिफॉल्ट है, मुझे बस यहाँ पर t की जगह कुछ ना कुछ लिखना था, तो अगर मैं सिंपल 1 कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, है ना। सो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग मी, ये टी जो है, ये टी है, मतलब कि मैं कितने एरर्स को करेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं सिंपल 1 एरर को करेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ पर डिटेक्ट कर सकती हूँ। समझ में आ गई बात कि ये काम कैसे करता है फॉर्मूला, आई होप समझ में आ गया होगा। अब पैरिटी चेक कोड्स देख लेते हैं। तो पैरिटी इज लाइक अ सिंपल चेकसम। अब चेकसम क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चेकसम एक तरीका है, एक सिंपल वे है टू डिटेक्ट एरर्स। ओके, तो पैरिटी चेक कोड्स क्या है ना, पैरिटी चेक कोड एक सिंपल आपका चेकसम की तरह काम करता है। ठीक है, सिंपल चेकसम की तरह काम करता है। अब देखो, सिंपल पैरिटी चेक बहुत सिंपल है। इसमें आप क्या करते हो, ये देखते हो कि टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड पैरिटी के होने चाहिए। ऑड पैरिटी मतलब कि आपके ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। ठीक है, आपके टोटल वंस जो है वो ऑड नंबर के होने चाहिए। और इवन पैरिटी मतलब कि आपके जो वंस हैं वो इवन होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। ठीक है, 1 1 0 1 1, तो ये आपके हो गई क्या, ये है आपकी क्या, इवन पैरिटी। ओके, और सिमिलरली आपके 1 0 1 1 अगर हैं तो ये ऑड पैरिटी हो गई। अब ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता भी है ना। तो दैट इज नथिंग बट, अब ये जो है ना इसको कोड वर्ड बोला जाएगा। ठीक है, कोड वर्ड बोला जाएगा, डेटा बोला जाएगा। तो सिमिलर पैटर्न में अगर आपको डेटा दिया जा रहा है, लेट सपोज आपका डेटा है 1 0 1 0, तो ये क्या है आपका, ये है इवन पैरिटी का। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें पैरिटी बिट को ऐड करोगे। तो पैरिटी बिट ऐड करोगे तो आप क्या करोगे, आप 1 को जो है वो 2 ही नंबर रखोगे जो कि इवन है, लेकिन एक 0 और एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे, तो इसका जो कोड वर्ड बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अभी अगर मैं आपको ऑड के लिए बताऊं, तो ऑड के लिए लेट सपोज आपका जो है 1 0 1 1, ये है आपकी बिट कोड डेटा, इसको आप बोलोगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपका डेटा है और ये आपका कोड वर्ड है। ठीक है, कोड वर्ड है। तो यहाँ पर ये है आपका ऑड। ओके, अब इसका कोड वर्ड, अब ये है क्या है, ये ऑड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को जो है हमें 4 बनाना पड़ेगा। मतलब हर बार आप क्या करते हो, इसको इवन पैरिटी बनाने की कोशिश करते हो। तो इसका कोड वर्ड क्या बन जाएगा, मुझे एक 1 को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये बन जाएगा 1 0 1 1 1। ठीक है, तो आपको ऐसे करना पड़ता है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ हमेशा याद रखो आपको वंस को इवन रखना होता है अगर आप इवन पैरिटी चेक कर रहे हो तो इफ रिसीवर काउंट्स ऑड नंबर ऑफ वंस
दिस इज इन इवन पैरिटी सिस्टम, तो आपका एरर डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इट कैन डिटेक्ट ओनली ऑड नंबर ऑफ एरर्स, जैसे कि अगर 1 3 5 है तो ये डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन इवन नंबर ऑफ एरर्स को ये डिटेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये सारे एग्जांपल जो अभी मैंने आपको दिखाई ये वही एग्जांपल्स हैं। अब टू डायमेंशनल पैरिटी चेक की बात करते हैं। टू डायमेंशनल पैरिटी चेक मतलब कि आप क्या करते हो, आप अपने डेटा को अब अरेंज करते हो इन टेबल फॉर्मेट। बहुत सिंपल है, आप अरेंज करते हो डेटा को इन रोज एंड कॉलम्स, फिर कैलकुलेट करते हो पैरिटी फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम, फिर आप डिटेक्ट करते हो अप टू 3 एरर्स एंड करेक्ट करते हो सिंगल एरर्स को। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको दूं, आपके पास क्या है, लाइक सपोज आपके पास है 101, उसके बाद है आपके पास 110, उसके बाद लेट सपोज आपके पास है 011, ठीक है। तो ये है आपकी रो पैरिटी, ये है आपकी रो पैरिटी, रो पैरिटी, ठीक है, रो पैरिटी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें एरर डिटेक्ट करना है। तो कॉलम पैरिटीज जो है ना वो आपकी कैसे आएंगी, वो आप ऐसे दिखा सकते हो 0 0 0, और फिर यहाँ पर आप ये जो है ना ये आप ऐसे करके कॉलम पैरिटीज दिखा सकते हो। ओके, ये कॉलम पैरिटीज आपकी होती हैं, कॉलम। यहाँ पर देखो ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स क्या था, 1011 0110 एंड ये। तो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप मैट्रिक्स विथ पैरिटी बिट्स एडेड, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इसमें इवन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इवन बनाने की कोशिश, अब मैंने यहाँ पर 00 क्यों ऐड किया, मैंने यहाँ पर 00 क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मेरे पास इवन नंबर ऑफ वंस है ना, हर एक रो में इवन नंबर ऑफ वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट योर वंस आर लुकिंग। ओके, तो यहाँ पर एट लास्ट आप यहाँ पर 000 करोगे, क्यों, क्योंकि आपको कोई ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर देख लो आप, तो यहाँ पर क्या है 1 1 1 3 है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास ये 1 एक ऐड करोगे ताकि वो इवन हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर 2 है तो कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, इवन है। यहाँ पर 3 है तो एक ऐड करने की जरूरत है इवन बनाने के लिए। यहाँ पर 2 है, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 है, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज हाउ योर कॉलम पैरिटी लुक्स लाइक, एंड दिस इज हाउ योर दिस रो पैरिटी लुक्स लाइक। ओके, तो रो पैरिटी के अंदर आप क्या करते हो, आप ये देखते हो, रो वाइज देखते हो, मतलब कि अब यहाँ पर जो है रो वाइज आप चेक करोगे, मतलब ऐसे। ओके, आई होप आप समझ चुके हो। और एरर डिटेक्शन का एग्जांपल आपको मिल जाता है, अगर कहीं पर भी जो है आपका क्या है इवन पैरिटी नहीं है तो वहां पर आप क्या कर देते हो, एरर को डिटेक्ट कर देते हो, ठीक है। अब हैमिंग कोड्स की बात करते हैं। डिजाइन पैरामीटर्स m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो आपका n जो है वो क्या होता है। सिमिलरली चलिए आप इसको जो है ना, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ। बेसिकली हैमिंग कोड्स क्या होते हैं, सी ये जो है ना स्मार्ट एरर आपका चेक करते हैं, स्मार्ट एरर करेक्शन बोलते हैं आप इसको, क्या, स्मार्ट एरर करेक्शन सिस्टम होता है आपका क्या, हैमिंग कोड्स। ओके, हैमिंग कोड्स इसमें हम कैसे करते हैं ना, लाइक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं। अभी जैसे यहाँ पर लिखा है अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है, 3 है, तो आप क्या करते हो, आप n को कर देते हो 2 raised to m minus 1, और k को कर देते हो n minus m, और r को कर देते हो m। अब n m और r क्या है ये आपको पता है। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मिनिमम हम कितने एरर्स करेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम हम कितने एरर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, ये तो हमने निकाल लिया है, राइट। मैंने आपको अभी बताया था, पीछे ही तो बताया था मैंने कि कितने एरर्स आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एरर्स आप कितने डिटेक्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले से निकालोगे, एरर्स आप कितने करेक्ट करते हो इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो कॉमन जो आपके हेमिंग कोड्स हैं, कॉमन जो आपके हेमिंग कोड्स हैं उसमें क्या होता है, सी यहाँ पर ये जो कॉमन हेमिंग कोड्स है, अगर m आपका 3 है, ठीक है, तो 7 4 आपका कोड होता है, 7,4 आपका कोड होता है। तो ये जो 7 है ये है आपके टोटल बिट्स, ये है आपके टोटल बिट्स, ठीक है। और ये जो 4 है ना, ये 4 है आपके डेटा बिट्स, ठीक है, सेकेंड, डेटा बिट्स। ओके, और ये जो 3 है, ये 3 ये आपकी क्या है, ये है पैरिटी बिट्स, पैरिटी बिट्स। समझ में आ गई बात। तो ऐसे आपके पास ये टेबल होता है, तो इधर जो है ना आप इसका नेम तो 7,4 ही देते हो, वैसे यहाँ पर 4, तो 15 जो है ये टोटल बिट्स है, 11 जो है ये डेटा बिट्स है। तो मुझे बताओ 15 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वैसे ही 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना समझो, ये जो है ये 15 यहाँ पर आपका ये टोटल डेटा जो आपको मिला है वो टोटल डेटा के बिट्स है। अब आपके पास ये k क्या है, 11 बिट्स का है। ओके, 11 बिट्स का है, और यहाँ पर आपका पास
जो है ना इसका डिफरेंस जो आता है वो आपका आर आता है, यानी कि पैरिटी। ठीक है, आई होप आप समझ चुके हो। अगर आपने पिछला फॉर्मूला समझ लिया है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक जो मैंने अभी आपको बताया ना डिटेक्शन और करेक्शन का, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ये कैलकुलेशंस वाला पार्ट आपको आता नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हियर। यस, तो ये एरर लोकेशन टेबल है। तो बेसिकली यहाँ पर एरर कैसे लोकेट होता है या एरर कैसे डिटेक्ट होता है ये मैं आपको बताऊं। तो ऐसा कंसीडर किया जाता है व्हेन रिसीविंग यू कैलकुलेट सिंड्रोम बिट्स। ठीक है, तो सिंड्रोम बिट्स क्या होती है, तो सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम बिट्स अगर आपकी इक्वल टू 0 0 0 है, मतलब कि नो एरर। ठीक है, और अगर आपका जो सिंड्रोम है वो नॉट इक्वल टू 0 0 0 है, इसका मतलब कि एरर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये ऐसे आप एरर डिटेक्ट करते हो। देख लो, 0 0 0 है तो नो एरर, बाकी कोई भी है तो एरर है। ठीक है, कोई कोई पोजीशन पे एरर आपको दिखाया जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप यू गॉट इट। वैसे इतना ज्यादा इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। नाउ सीआरसी के बारे में बात करते हैं, विच इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, तो जो सीआरसी होता है ना, ये एक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट की तरह होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। अब ये कीवर्ड्स ना आप अच्छे से याद रख सकते हो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ये फिंगर टिप जो होती है ना, सॉरी फिंगरप्रिंट जो होता है, मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है फॉर योर डेटा। ओके, इट्स अगेन वेरी पावरफुल फॉर एरर डिटेक्शन। अगेन एरर डिटेक्शन का ही ये काम करता है आपका। ओके ओके, अब प्रिंसिपल क्या है, ये हर एक बिट स्ट्रिंग को एज अ पॉलिनोमियल कंसीडर करता है। ओके, अब यहाँ पर ये डिवाइड करता है उस पॉलिनोमियल को बाय जनरेटर, और रिमाइंडर जो है वो सीआरसी बन जाता है। क्लियर, तो बस ये इतना सा काम है। मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे करते हो, बट बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप क्या करते हो, पहले बिट को पॉलिनोमियल कंसीडर करते हो, फिर उसको जनरेटर से डिवाइड करते हो, तो आपको मिल जाता है सीआरसी। ओके, सीआरसी का ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस के अंदर अब डिटेल में देखें तो सबसे पहले सेंडर के पास आते हैं। तो सेंडर के पास आके पहले आप अपना डेटा लेते हो। तो फर्स्ट यू टेक योर डेटा। उसके बाद आप क्या करते हो, लेट सपोज मेरा डेटा है ये, आई विल जस्ट डिफरेंट द कलर। यस, आपके पास है 1101011011, ये आपके पास क्या है, डेटा है। अब आप जनरेटर पॉलिनोमियल चूज करोगे। ठीक है, कोई भी जनरेटर पॉलिनोमियल आप चूज कर सकते हो। लेट सपोज मैंने जो है चूज कर लिया है 10011। ठीक है, ये है मेरा डेटा और ये है मेरा जनरेटर। ठीक है, ये है मेरा जनरेटर। अब आप क्या करोगे, अपेंड करोगे जीरोस विच आर इक्वल टू जनरेटर एंड डिग्री में, मतलब डिग्री जो है ना, यहाँ पर जनरेटर की जो डिग्री है -1, आप उतने जीरोस अपेंड कर दोगे। और उसके बाद आप डिवाइड करोगे यूजिंग स्पेशल बाइनरी डिवीजन, जिसमें आपको कोई कैरी कोई बोरो नहीं होगा, एंड रिप्लेस कर दोगे अपेंडेड जीरोस को विथ रिमाइंडर। तो अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं, तो जैसे यहाँ पर मैं सिंपल आपको समझाती हूँ, इसकी डिग्री है 4, इसकी डिग्री है 4, तो आप क्या करोगे, अपेंड, अब डिग्री क्या है, डिग्री 4 कैसे मिली, तो इसकी लेंथ क्या है, मुझे बताओ, इसकी लेंथ क्या है 5। तो मैंने आपको बोला 5 - 1 आपको हमेशा करना होता है, ये होती है आपकी डिग्री। तो अब आप क्या करोगे, आपका जो डिग्री है उतने आप जीरोस अपेंड कर दोगे। मतलब कि यहाँ पर ये जो चीज है ना, इसको मैं सिंपल यहाँ पे कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पर आई विल जस्ट पेस्ट। ठीक है, तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा है मेरा, इसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैं अपने 4 डिग्री जितनी आई है मेरी, उतने जीरोस को मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, उतने जीरोस को मैं ऐड कर दूंगी। अब आप इसको डिवाइड करोगे, तो आफ्टर डिवीजन आपको क्या मिलेगा, इसका अगर आप पूरा डिवाइड करके देखोगे इसको, तो आपको मिलेगा 1110। किससे डिवाइड करना है, जनरेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा। तो एट लास्ट आपका क्या होता है ना, ये जो है आपका, मतलब आपका जो डेटा है, अगेन मैं इसको कॉपी करती हूँ, तो ये जो है ना डेटा जो था आपका पहले, जिसमें आपने 0000 यानी कि 4 जीरोस जो है आपने इसके अंदर रखे थे, अब आप उसके अंदर ये रिमाइंडर जो है ना इसको रख देते हो, सिंपल। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, 1110 इसको रिप्लेस कर देते हो। तो नाउ दिस बिकम्स योर सीआरसी। तो ये डेटा जब ट्रांसमिट होता है तो ऐसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा आपका ये था, सेंडर से आपके जो है ना कैसे होता है। अब
रिसीवर से अगर मैं आपको समझाऊं रिसीवर क्या होता है, तो रिसीवर साइड में डिवाइड करते हो आप रिसीव्ड डेटा को बाय सेम जनरेटर। ओके, अब ये जो रिसीव्ड डेटा है इसको आप सेम जनरेटर से, ये जो जनरेटर है ना, इसी से अब आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नो एरर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो एरर डिटेक्टेड। तो इसको थोड़ा सा एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हो वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा इसका फंडा था। कॉमन सीआरसी है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो देखो जनरेटर आपके कुछ इस तरह दिख रहे होते हैं पॉलिनोमियल में, क्लियर है। तो सीआरसी 8 है तो ऐसा दिखता है, सीआरसी 16 है तो, सीआरसी 32 है तो इसमें सारे यहाँ पर बिट्स जो है वो आपको दे दिए हैं, ठीक है। अब ये सीआरसी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि आप एरर्स बहुत इजीली डिटेक्ट कर पाते हो एंड हार्डवेयर में ये इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है, तो ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये पूरा इसका ये जो है ना स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपके पास ये जनरेटर है, फिर ये रिमाइंडर आते हैं, ये कोड वर्ड है, यहाँ पर फिर देखो ये चेकर है, फिर यहाँ पर डिसीजन लॉजिक है। तो मतलब जो अभी मैंने आपको समझाया ना पीछे कि ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, तो उसी को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करने का ये जो है ना तरीका है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल गिवन है, जो मैंने अभी आपको बताया ना सेम एग्जाम्पल है, तो आप इसमें भी टाइम देके इसको अच्छे से चेक कर सकते हो। नाउ चेकसम के ऊपर आते हैं, जो कि इंटरनेट चेकसम होता है। इंटरनेट चेकसम यानी कि ये एक सिंपल होता है सीआरसी से, बट स्टिल इफेक्टिव। इट्स यूज्ड इन आईपी, कहाँ पर यूज होता है, ये आईपी में यूज होता है, टीसीपी में यूज होता है एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स के अंदर ये यूज होता है, ठीक है, यूज्ड इन। ओके तो अब यहाँ पर कैसे काम होता है इसके अंदर, इसकी एल्गोरिदम देख लो। तो सेंडर साइड में आप क्या करते हो, सेंडर साइड में आप डिवाइड करते हो मैसेज को 16 बिट वर्ड्स में, इनिशियलाइज करते हो चेकसम को बाय 0। ओके, उसके बाद आप ऐड करते हो सारे वर्ड्स को यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, 1 का आप 0 कर देते हो, 0 का आप 1 कर देते हो, और टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम। ओके, अब जो आपका सम आएगा, अब आपका जो सम आएगा उसका वापस से आप वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो, और अब आप चेक सम डेटा को सेंड करते हो विद द डेटा। ओके, ये बहुत ज्यादा सिंपल था। क्या था, मैं आपको वापस से स्टेप्स बता दूं। देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करते हो, एकदम सिंपल में आप डिवाइड करते हो। किसको डिवाइड करते हो, आप मैसेज को डिवाइड करते हो इनटू 16 बिट वर्ड, इनटू 16 बिट वर्ड्स। ओके, उसके बाद सेकेंडली आप ऐड करते हो। ऐड किसको करते हो, सारे वर्ड्स को ऐड करते हो यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। थर्डली आप क्या करते हो, अब आप सम करते हो, सम करते हो और फिर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हो। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट योर चेकसम, दिस इज नथिंग बट योर चेकसम। डिवाइड करते हो मैसेज को 16 बिट वर्ड्स में, और फिर आप क्या करते हो, उनको ऐड करते हो, वो सारे के सारे वर्ड्स को ऐड करते हो यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। उसके बाद उस सम का जो है आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो, जो भी आपको यहाँ से सम मिलेगा उसका, और फिर वो जो है वो आपका है चेकसम। तो ये होता है आपके सेंडर साइड में। कौन से साइड में, सेंडर साइड में। अब रिसीवर साइड में क्या होता है, एड ऑल वर्ड्स इंक्लूडिंग चेकसम, मतलब कि अब आपके जो सारे वर्ड्स हैं उनको, उनके साथ आप क्या करते हो, चेकसम को भी ऐड कर देते हो, पूरे का वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हो। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है, और अगर नॉट इक्वल टू 0 है आपका रिजल्ट तो एरर डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब कि नॉर्मल बाइनरी एडिशन होता है, ऐड कैरी टू रिजल्ट। तो अगर ये दो वर्ड्स हैं तो आप इनका सम निकालोगे पहले, एंड फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इसका चेक सम आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट आप निकालते हो। डायरेक्ट इसका क्या है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो ऐसे आप दिखा सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर हाउ टू डू। ओके, ये 16 बिट वर्ड्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ओके, चलो अब फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को देखते हैं। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के अंदर, फ्लो कंट्रोल मतलब कि अगेन ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो मैंने आपको डोर का एग्जाम्पल दिया था, 2-3 लोग आराम से निकल पाएंगे, 4 लोग भी एक साथ 1 सेकेंड में निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स को खड़ा कर दो कि अब आपकी रेस एंड आपको निकलना है, तो सबके बीच में क्या हो जाएगी, धक्का मुक्की हो जाएगी, एंड यहाँ पर आपका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाएगा। तो फ्लो कंट्रोल क्या है, आपका वही ट्रैफिक मैनेजमेंट है। वी नीड टू मेक श्योर कि जो सेंडर है वो ओवरवेम नहीं करे रिसीवर को, एक बार में ज्यादा डेटा सेंड नहीं करे, ठीक है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल है आपके पास। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये एकदम सिंपलेस्ट है।
ओके, इट इज द सिंपलेस्ट केस। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो अनलिमिटेड जो बैंडविड्थ होती है एंड परफेक्ट कंडीशंस जो होती है ना, उसके अंदर आप इसको यूज करते हो। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि आपका यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है। जो सेंडर है वो रिसीवर को जो है ना डेटा सेंड करता है डायरेक्टली। इनफाइनाइट बफर स्पेस होती है। देन कोई एरर्स नहीं होते, कोई डिलेज नहीं होते, प्रोसेसिंग टाइम को इग्नोर किया जाता है। ऑलवेज रेडी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ऑलवेज रेडी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो यहाँ पर देखो इसकी एल्गोरिदम है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो और फिर क्या कर रहे हो, गेट डेटा फ्रॉम द अपर लेयर। उसके बाद आप उसका फ्रेम बनाते हो, मेक फ्रेम। ठीक है, यहाँ पर आपने डेटा ले लिया, मेक फ्रेम करते हो जिससे आप फ्रेम क्रिएट करते हो और फिर उस फ्रेम को सेंड करते हो एंड देन अगेन यू रिपीट। तो वेट फॉर द इवेंट, अगेन इसके बाद आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। क्लियर है? तो ये है सेंडर के पास का एल्गोरिदम। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं बताऊं तो, सबसे पहला स्टेप कि आप क्या कर रहे हो, आप गेट डेटा कर रहे हो। ठीक है, गेट डेटा फ्रॉम अपर लेयर, फ्रॉम अपर लेयर। सेकेंड स्टेप में आप लिख सकते हो क्या, सेकेंड स्टेप में आप लिख सकते हो मेक फ्रेम। थर्ड स्टेप में आप लिख सकते हो सेंड फ्रेम। ओके, एंड एट लास्ट आप लिख सकते हो रिपीट। ठीक है, रिपीट। तो ऐसे भी आप इसको लिख के दिखा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी आप इसको लिख के दिखा सकते हो। रिसीवर के साइड में क्या होता है, जब तक ट्रू है अगेन आप वेट करते हो फ्रेम के लिए, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करते हो डेटा, उसके बाद डिलीवर कर देते हो टू नेटवर्क लेयर, यानी कि ये आपकी हो गई अपर लेयर। किससे अपर लेयर, डेटा लिंक लेयर से। तो ये आप इसको ऐसे ही मतलब वर्ड्स में भी लिख सकते हो इसको कि आप वेट कर रहे हो फॉर फ्रेम, देन एक्सट्रैक्टिंग डेटा, देन डिलीवर टू अपर लेयर एंड देन उसके बाद आप रिपीट करते हो। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू। एंड ये एल्गोरिदम भी थी आपके अनरेस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल की। आप क्या करते हो, सेंडर जो है वो अपना डेटा तो सेंड कर देता है जब भी उसको चाहिए, रिसीवर हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। तो कोई एरर्स नहीं है, कोई डिलेज नहीं है। जैसे आप मतलब ऐसा समझो कि आप किसी माउंटेन पे गए हो या फिर किसी रूम में गए हो, आप अगर जोर से शाउट करते हो तो देर इज समवन हु इज ऑलवेज लिसनिंग, राइट। तो ये चीज होती है। या फिर मतलब आपके रिसीवर एंड जो है वो हमेशा रेडी है, बस आप कब रेडी हो सेंड करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। देन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझना। देखो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या है, मैं सिंपल आपको बताती हूँ। अभी तक हमने जिस डोर की बात करी, तो इसमें अगर 3-4 लोग जाएंगे एक बार में तो इट इज पॉसिबल। ओके अगर पीछे 20 लोग हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अगर 4 लोग एक बार में आराम से जा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पहले 4 चले जाओ, उसके बाद यहाँ पर जो है 20 में से 4 गए तो 16 लोग पीछे वेट करो, फिर इनमें से 4 लोग जाओ। ठीक है, जब ये लोग चले जाएं तो फिर 4 लोग जाओ, जो बाकी के 12 लोग हैं वो वेट करो, फिर 4 लोग जाओ, बाकी के 8 लोग वेट करो, फिर 4 लोग जाओ, बाकी के 4 लोग वेट करो एंड फिर लास्ट के 4 लोग चले जाओ। इसी को बोला जाता है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। है कि नहीं, बहुत सिंपल। तो ये है आपका फ्लो कंट्रोल, लाइक मतलब बहुत ज्यादा सिंपल, जो मैंने आपको समझा दिया। काम कैसे करता है, जो सेंडर है वो फ्रेम को तो सेंड कर देता है, लेकिन यहाँ पर ACK के लिए वेट किया जाता है। ACK यानी कि एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट, अब मुझे बताओ ये 4 लोग चले गए, ये कैसे पता चलेगा, तो ये 4 लोग जाने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नल भेज रहे हैं कि हम लोग पहुंच गए, वो सिग्नल है आपका एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो जब सिग्नल मिलेगा तब 4 लोग आगे के जाएंगे, तो जैसे ही सिग्नल मिलेगा तभी, तो सिग्नल के लिए यहाँ पर जो है वेट किया जाता है। ओनली देन आपका जो नेक्स्ट फ्रेम है वो सेंड किया जाता है। और रिसीवर क्या करता है, याद रखो यहाँ पर ये जो रिसीवर है ये ACK भेजता जरूर है आफ्टर रिसीविंग ईच फ्रेम। तो इसकी भी एल्गोरिदम आप लिख सकते हो। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये जो पैकेट है, यानी कि ये जो मतलब यस यू आर गेटिंग द पैकेट डेटा आप लोग देख रहे हो, या फिर सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ, यू आर सेंडिंग फ्रेम। ओके, यू आर सेंडिंग फ्रेम। देन आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो टाइमर। क्या कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो अपना टाइमर। थर्डली आप क्या कर रहे हो, यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग फॉर व्हाट, फॉर ACK यानी कि एक्नॉलेजमेंट। फोर्थ, इफ आपका जो ACK है वो रिसीव हुआ है, इफ ACK रिसीव्ड, तो आप क्या करोगे, सेंड करोगे नेक्स्ट फ्रेम को, आप सेंड करोगे नेक्स्ट फ्रेम को। एंड फिफ्थ में यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, अगर टाइम आउट हो गया, इफ टाइम आउट, तो आप लिख दोगे क्या, रीसेंड
कर दो सेम फ्रेम को। क्यों? क्योंकि वो फ्रेम हमारे पास हमें मिला नहीं, तो वापस से रीट्रांसमिशन होगा। तो ये होता है सेंडर साइड में। कौन सी साइड में गाइस? ये होती है सेंडर साइड की एल्गोरिदम। आप ये वाली लिख देना अगर आपको ये वाली नहीं समझ में आ रही है, तो इट इज वेरी करेक्ट, आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अब रिसीवर के एंड पे मैं बात करूं तो, रिसीवर के एंड पे अगर मैं बात करूं तो सी यहां पर, तो ये क्या करता है? ये रिसीव करता है फ्रेम। ओके, रिसीवर क्या करता है? रिसीव करता है फ्रेम। उसके बाद क्या करता है? सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट। रिसीव करने के बाद क्या करता है? सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट। और उसके बाद क्या करता होगा? सोचो, इसके बाद ये क्या करता है? डिलीवर करता है डेटा को, डिलीवर करता है डेटा को टू अपर लेयर। अपर लेयर कौन सी है आपकी? नेटवर्क लेयर। समझ में आ गई बात? तो ये अल्गोरिदम आप याद रख लो बहुत अच्छे से, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इसके लिए ये पूरी स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है इसकी कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो है ना ये इनएफिशिएंट है, ज्यादा टाइम यहाँ पर आपको जो है ना रुकना पड़ता है। अब यहाँ पर जो है ना इसका ये है क्या? एफिशिएंट फॉर्मूला है इसका, ये एफिशिएंट फॉर्मूला है एल इज इक्वल, मतलब ये जो है ना आपका एल प्लस 2BD, तो ये एल है आपका फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, बी है आपकी बैंडविड्थ, डी है आपका प्रोपगेशन डिले। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने अभी जो मैंने आपको बता दिया है ना, जस्ट आपको प्रोसेस या फिर शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन आएगा, तो बस आपने इतना लिखा तो इट्स इनफ। आप बस एल्गोरिदम अच्छे से लिखना, चाहिए तो आप डायग्राम्स वगैरह डोर का ही दिखा सकते हो जो मैंने आपको बताया है। ओके, सो दिस इज हाउ यू गो। ओके, नाउ नेक्स्ट यू हैव yes simplex protocol for noisy channels. okay, मतलब now we add error handling like asking, मतलब क्या आपने करेक्टली मतलब मुझे बताया है कि नहीं? एक्नॉलेज वाला जो चीजें होती हैं सेम थिंग। अब फीचर्स की अगर मैं बात करूं इसके, तो फीचर्स के अंदर एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, टाइम आउट रीट्रांसमिशन है। क्या ये दोनों भी चीजें आपकी इसके अंदर, या एरर डिटेक्शन छोड़ के टाइम आउट और रीट्रांसमिशन क्या स्टॉप एंड वेट में था? यस था। सीक्वेंस नंबर्स होते हैं इसके अंदर, सीक्वेंस नंबर्स आपके कैसे होते हैं? 0 1 के फॉर्मेट में होते हैं टू डिटेक्ट डुप्लीकेट्स। ओके, फिर पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट होता है विथ रीट्रांसमिशन, जो कि है PARARQ। ओके, तो बहुत सिंपल है, इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल के अंदर एक तो नॉर्मल केस होता है। नॉर्मल केस होता है, नॉर्मल केस के अंदर, नॉर्मल केस के अंदर क्या होता है ना, आपका जो फ्रेम है, फ्रेम इट इज सेंट। ओके, फ्रेम सेंट, आपका ACK रिसीव हो गया है। ओके, ACK रिसीव्ड, और अब नेक्स्ट फ्रेम भेज दो। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया नॉर्मल केस, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल केस। सेकेंडली अगर हम बताएं लॉस्ट फ्रेम वाला केस, है ना, लॉस्ट फ्रेम वाला केस, तो इसमें क्या होता है लॉस्ट फ्रेम के अंदर? तो यहाँ पे आपका जो फ्रेम है वो तो सेंट हो गया है, लेकिन कोई ACK नहीं मिला, मतलब कि कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, और आपका टाइम आउट आ गया। ओके, टाइम आउट आ गया, एंड टाइम आउट आ गया, तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? रीसेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है, इसका मतलब वो फ्रेम आपका कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया है। और थर्ड केस है आपकी यहाँ पर लॉस्ट ACK, मतलब कि ACK लॉस्ट हो गई है। तो इस केस में भी आपका ये जो पूरा है ना, ये फ्रेम सेंट आपकी नो ACK, है ना, यही सेम रहता है। कोई क्योंकि ACK लॉस्ट हो गई है, ACK लॉस्ट आप यहाँ पे लिखते हो, फिर आप टाइम आउट लिखते हो, और फिर आप लिखते हो कि रीसेंड। ओके, तो यही प्रोसीजर होता है लॉस्ट ACK का। रिसीवर डिटेक्ट करता है डुप्लीकेट को यूजिंग सीक्वेंस नंबर। ओके, एंड फोर्थ आपका होता है, यही मैं यही वाले ऑपरेशंस आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। ये फोर्थ है आपका प्री मेच्योर टाइम आउट। तो प्री मेच्योर टाइम आउट के अंदर क्या होता है? सी यहाँ पर आई राइट, प्री मेच्योर टाइम आउट के अंदर क्या होता है? प्री मेच्योर टाइम आउट, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो ACK है, यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट है, वो डिले हो चुकी है। ओके, और आपका जो ACK है वो मतलब ACK आपका डिले हो गया है, और उसके बाद आपका जो है ना सेंडर रिक्वेस्ट करता है, सेंडर क्या करता है? रीसेंड करता है उसको। ACK डिले हो गई है, सेंडर उसको वापस से भेजता है, और रिसीवर के पास अब दो आ जाती हैं, रिसीवर गेट्स डुप्लीकेट्स।
ठीक है, तो ये कंडीशन है ना कि आपने भेज दिया लेकिन आपके पास मैसेज थोड़ा देर से आया लेकिन वहां पे पहुंच गया था, तो मैसेज देर में आने की वजह से आपने उसको रीसेंड कर दिया, और रीसेंड कर दिया तो रिसीवर गेट्स डुप्लीकेट, रिसीवर गेट्स डुप्लीकेट, तो इसमें अब वापस से आपको जो है ना ये क्या करेगा, सेंड करेगा एसी के अगेन। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है आपकी प्री मैच्योर टाइम आउट। क्या होती है ये? प्री मैच्योर टाइम आउट। तो इसको आप अच्छे से जो है ना ध्यान में रख सकते हो, एंड ये मैंने पूरा का पूरा आपके लिए यहाँ पे बना दिया है, तो आप इसको रेफर कर सकते हो व्हाइल यू आर रीडिंग नोट्स। ठीक है, तो ये है आपका पूरा। फाइन, नाउ लेट अस कम ऑन टू स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है स्लाइडिंग विंडो का? स्लाइडिंग विंडो का क्या है मतलब, स्टॉप एंड वेट होता है इज टू स्लो फॉर मॉडर्न नेटवर्क्स, बट स्लाइडिंग विंडो इज लाइक हैविंग मल्टीपल कॉन्वर्जेशंस एट वंस। ठीक है, तो मल्टीपल फ्रेम्स जो है वो आपके हो सकते हैं। विंडो साइज डिटरमाइंस नंबर ऑफ अनएक्नॉलेज्ड फ्रेम्स, इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी फॉर हाई बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है आपका विंडो साइज यानी कि जो नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं दैट कैन बी इन फ्लाइट, मतलब कि सेंट बट नॉट येट एक्नॉलेज्ड, ऐसे होते हैं आपके स्लाइडिंग विंडो के अंदर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अगर मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं कि आपके पास जो है विंडो साइज जो है, इसमें आपका जो विंडो का साइज है लेट सपोज वो है 4। ओके, विंडो साइज 4 है, तो यहाँ पर आप कौन से फ्रेम्स सेंड कर सकते हो? तो यहाँ पर आप सेंड कर सकते हो, कैन सेंड फ्रेम्स कौन से 0 1 2 3, क्यों? क्योंकि इसका साइज 4 है, तो 0 1 2 3 आप सेंड कर सकते हो विदाउट वेटिंग, विदाउट वेटिंग। ठीक है, एंड जब आपके पास एसी के मिल जाता है, व्हेन एसी के फॉर फ्रेम 0 कम्स, तब आप क्या करते हो, तब आप सेंड करते हो फ्रेम 4 को। ठीक है, तो जो विंडो स्लाइड्स फॉरवर्ड है ना, तो नाउ यू हैव फ्रेम्स, मतलब कि अब देखो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर अगर मैं सिंपल आपको एकदम एकदम मतलब समझा दूं ना, तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये क्या था, स्टॉप एंड वेट। तो इसमें एक आपका जा रहा है तो फिर आप दूसरे के लिए वेट कर रहे हो, एक जा रहा है फिर दूसरे के लिए वेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या करते हो, आपके विंडो के साइज के हिसाब से, अगर आपके 4 जा सकते हैं तो 4 जाने के बाद जो फ्रेम आपके पास एक्नॉलेजमेंट आएगा उसके बाद आप नेक्स्ट 4 भेजोगे। ठीक है, तो जो डोर वाला एग्जाम्पल मैंने 4 लोगों का दिया था वो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेबल है, और एक एक आदमी जा रहा है और एक एक आदमी जाके आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि हाँ मैं पहुंच गया, फिर दूसरा आदमी जा रहा है, एक क्यू की तरह जो काम कर रहा है, दैट इज नथिंग बट योर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में आपका क्या है, आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 बिट स्लाइडिंग विंडो, तो 1 बिट स्लाइडिंग विंडो में विंडो साइज आपका 1 ही रहता है, तो स्टॉप एंड वेट की तरह ही ये काम करता है विथ बाय डायरेक्शनल डेटा। ओके, पिगी बैकिंग इसके अंदर होती है। अभी यहाँ पर जो है आई थिंक ये चैप्टर आपका हो गया है। यस, आपने ये जो है ये डायग्राम दिखा सकते हो आप। ठीक है, बिट कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो लेट इट बी, जस्ट आप इसको सिंपल अंडरस्टैंड करो। गो बैक एंड देखो, अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ना कि अगर ये जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो जैसे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो विथ एग्जाम्पल, ये सारे डेफिनेशन लिख के 1 बिट स्लाइडिंग विंडो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि जिसमें विंडो साइज आपका 1 होता है। फिर आप डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हो गो बैक एंड प्रोटोकॉल। गो बैक एंड प्रोटोकॉल ये आपका प्रोटोकॉल 5 है। इसमें आप सेंडर क्या करता है, सेंडर जो है इट कैन हैव मल्टीपल आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स बट रिसीवर कैन ओनली एक्सेप्ट फ्रेम इन ऑर्डर। ठीक है, मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं सेंडर के पास, लेकिन रिसीवर एक ऑर्डर में ही फ्रेम्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, गो बैक एंड प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर विंडो का साइज जो है वो टिपिकली आपका विंडो का साइज जो है वो 1 से लेके, विंडो का साइज 1 से लेके 2n तक होता है। ठीक है, रिसीवर का जो विंडो साइज है वो हमेशा 1 ही रहता है, ओनली एक्सेप्ट नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम। ओके, तो यहाँ पर जो है डिस्कार्ड कर देता है ये, अगर आप ज्यादा जो है फ्रेम्स को भेजोगे, क्योंकि उसका साइज तो 1 ही है। ओके, तो ऑपरेशन यही है इसका, क्या ऑपरेशन ये है कि सेंडर जो है वो फ्रेम अप करता है टू विंडो साइज, इफ एरर डिटेक्टेड तो डिस्कार्ड कर देता है जितने भी उसके बाद के फ्रेम्स होंगे, और सेंडर को फिर से रीट्रांसमिट करता है जहां से उसको एरर मिला है। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन फॉर्मूला वगैरह है, बट इतना ही आपने इसको समझ लिया तो इट इज एफिशिएंट फॉर यू। ओके,
देन सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल ये 6th प्रोटोकॉल है आपका। तो यहाँ पर दोनों भी सेंडर और रिसीवर दोनों के पास विंडोज होती हैं। रिसीवर कैन एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स, ओके, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स को रिसीवर एक्सेप्ट कर सकता है। दोनों के पास विंडोज है, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स एक्सेप्ट कर लेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट रिसीवर, ओके, एक्सेप्ट रिसीवर। देन रिट्रांसमिट ओनली एरनियस फ्रेम्स, ठीक है, जिसमें एरर आ गया है वही फ्रेम्स आपके जो है ना रिट्रांसमिट होते हैं। अब विंडो साइज कंस्ट्रेंट की बात करें तो विंडो साइज जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 2n-1 होता है। प्रिवेंट सीक्वेंस नंबर एम्बिग्यूटी, ओके, तो बस इतना याद रखो। यहाँ पर विंडो साइज के कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। बाकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो सपोज आपके पास आपने क्या किया है, यहाँ पर मैं लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पर आपने फ्रेम्स जो है 0, 1, 2, 3, 4 ये फ्रेम्स आपने क्या किए हैं, सेंड करे हैं, ओके। अब फ्रेम 2 के अंदर कोई एरर आ गया, फ्रेम 2 के अंदर क्या हो गया, कोई एरर आ गया, तो रिसीवर एक्सेप्ट करेगा और बफर कर देगा फ्रेम्स को। कौन से फ्रेम्स को बफर कर देगा? 3, 4 फ्रेम्स को बफर कर देगा। तो ओनली फ्रेम 2 जो है ना इसको ही रिट्रांसमिशन चाहिए। तो व्हेन फ्रेम 2 अराइव्स तो आप क्या करते हो, फिर आप 2, 3, 4 को एक ऑर्डर में डिलीवर करते हो, ठीक है। तो ऐसा आपका क्या चलता है, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल चलता है, ओके। सो दिस इज हाउ यू गो, ओके। बाकी ये एग्जाम्पल आप जो है अच्छे से थोड़ी टाइम बैठ के जो है ना समझ सकते हो। प्रोटोकॉल कंपैरिजन की बात करें तो प्रोटोकॉल के अंदर अभी तक हमने कौन से देखे, 3 देखे, तो यही 3 है आपके। स्टॉप एंड वेट है, गो बैक एंड और सिलेक्टिव रिपीट, तो ये आपके किस में आ जाते हैं, स्लाइडिंग विंडो में आ जाते हैं। एफिशिएंसी देख सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो, बफर रिक्वायरमेंट देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा है आपका सिलेक्टिव रिपीट के लिए, ओके। बेस्ट एफिशिएंसी है बट मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स मोस्ट मेमोरी, ओके। अब वैन कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो वैन कनेक्टिविटी क्या है? वैन देखो अभी यहाँ पर हम जो है ना रियल प्रोटोकॉल्स की तरफ देख रहे हैं। तो वैन यानी कि आपका वाइड एरिया नेटवर्क जो हमने पढ़ा हुआ था। और एचडीएलसी क्या है? इट इज लाइक मतलब ग्रैंडफादर ऑफ मेनी डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये एकदम एकदम टॉप लेवल का है। तो एचडीएलसी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो एचडीएलसी है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। तो ये हाई लेवल से ही आप इसको ग्रैंडफादर याद रख लो, ठीक है, डेटा लिंक कंट्रोल का ग्रैंडफादर हाई लेवल वाला। तो ये एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जो कि पॉइंट टू पॉइंट एंड मिड पॉइंट कनेक्शंस को सपोर्ट करता है, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मैंने आपको बता दिया, ये बेसिस है फॉर मेनी मोर अदर प्रोटोकॉल्स। तो इसके कॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपके पास नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। तो ये ऐसा है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होती है ना, इधर मैं लिख के देती हूँ, यही चीजें हैं जो आपको याद करवाएंगी, ठीक है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, अब ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, तो यहाँ पर ये मैंने इसलिए लिखा है कि एक प्राइमरी स्टेशन होता है। प्राइमरी स्टेशन आपका कौन सा है? ये प्राइमरी स्टेशन है आपका टीचर, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये होते हैं मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशंस, राइट, मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशंस होते हैं। तो ये स्टेशन की बात हो रही है, वन प्राइमरी स्टेशन और मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशंस। क्या इस एग्जांपल से आप इसको याद रख पाओगे? डेफिनेटली याद रख पाओगे। तो प्राइमरी क्या करता है? प्राइमरी कमांड सेंड करता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्ड करता है। यस मैम, हमने समझ लिया है ना। तो सेकेंडरी जो है इट कैन नॉट इनिशिएट कम्युनिकेशन, ये याद रखना, हमेशा प्राइमरी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, ओके। देन असिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड की बात करें, एबीएम, तो ये है ना कॉन्वर्सेशन की तरह है। जैसे कि दो बड़े आदमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो दोनों का क्या है, कॉन्वर्सेशन इक्वल होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स होती हैं, बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है और दोनों भी स्टेशंस आपके कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, ठीक है, जो कि दोनों भी सेम लेवल के पीपल है, ओके। चलो यहाँ पर ये पॉइंट टू पॉइंट का है, यहाँ पर प्राइमरी है, ये है सेकेंडरी। तो यहाँ से कमांड जाएगा और यहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया। आपका मल्टी पॉइंट है तो मल्टी पॉइंट में आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर असिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड एंड नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। तो ये किसके अंदर हमने पढ़ा? एचडीएलसी के अंदर हमने पढ़ा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब ये फ्रेम स्ट्रक्चर का यहाँ पर कुछ बताया हुआ है। तो फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है ना एचडीएलसी का, ये किसका
है HDLC का फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो फ्लैग होता है, एड्रेस होता है, कंट्रोल, इंफॉर्मेशन, FCS और फ्लैग। तो यहाँ पर ये जो फ्लैग है ना, इसके अंदर क्या है, ये फ्लैग कुछ भी नहीं है, दैट दिस मार्क्स डिफरेंस। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये फ्रेम डेलीमीटर है, मतलब कि जो हम यहाँ पर यूज करते हैं ना कि ये बिगनिंग के लिए है, ये एंडिंग के लिए है, तो ये मार्क करता है बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्रेम। फिर एड्रेस है आपके पास जो कि सेकेंडरी स्टेशन का आइडेंटिफायर है, सेकेंडरी स्टेशन को आइडेंटिफायर करने वाला है। कंट्रोल है आपके पास, मतलब फ्रेम टाइप, सीक्वेंस नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर आपके फ्रेम टाइप और सीक्वेंस नंबर्स के अंदर जो कंट्रोल है वो सब होता है। बाकी इंफॉर्मेशन में यूजर डेटा, कंट्रोल इन्फो, FCS में फ्रेम चेक और रिसीक्वेंस। ओके, चाहिए तो आप इसका फ्रेम स्ट्रक्चर याद रख सकते हो, इफ अगर आप देखो कि PYQs में क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। देन लेट अस मूव ऑन टू फ्रेम टाइप्स। तो फ्रेम टाइप्स में आपके पास है क्या, इंफॉर्मेशन फ्रेम, ओके, जिसको आई फ्रेम बोला जाता है, आई फ्रेम इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, ये यूजर डेटा को कैरी करने का काम करता है। इसके अंदर सीक्वेंस नंबर्स होते हैं अलग डिफरेंट, दैट इज ये वाला जो होता है ना N ब्रैकेट में S, ये सेंड के लिए होता है, ठीक है। और ये NR ये जो है ये रिसीव के लिए होता है, या फिर आप ऐसे समझ लो जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए होता है, क्या सेंड किया है और क्या एक्सपेक्टेड है वो। ओके, बाकी ये फील्ड फॉर्मेट को कंट्रोल करने का काम करता है। सो यहाँ पर आपके पास ये कंट्रोल फील्ड का देख लो, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है। तो बेसिकली आप इसको चाहिए तो याद रख सकते हो, कुछ भी नहीं है, 0 है, उसके बाद आपका NS और NR है, और बीच में आपका PF है। ओके, P और F। तब यहाँ पर सुपरवाइजर फ्रेम्स की बात करें जो कि है S फ्रेम्स, तो ये फ्लो और एरर कंट्रोल के लिए होता है। इसमें कोई डेटा जो है आपका जो यूजर डेटा है वो नहीं होता है, तो यूजर डेटा आपकी आई फ्रेम कैरी करता है। यहाँ पर फ्लो एंड करंट एरर कंट्रोल जो है वो होता है। कोई इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं होती, यानी कि कोई यूजर डेटा आपका यहाँ पर नहीं होता, नो यूजर डेटा। तो टाइप्स इसके अगर आप देखो तो सबसे पहले है RR यानी कि रिसीव रेडी। तो यहाँ पर अगर आप इसको फ्रेम मिल गया है, अब आप दूसरा भेजो, तो इसने एक्नॉलेज भेज दिया है, दूसरा रिसीव करने के लिए रेडी है, इसको बोलते हैं रिसीव रेडी। उसके बाद है RNR यानी कि रिसीव नॉट रेडी, रिसीव तो कर लिया है लेकिन अभी बिजी है, रेडी नहीं है दूसरा लेने के लिए। REJ यानी रिजेक्ट कर दो, यानी कि इसको जो है एक्नॉलेजमेंट मिला ही नहीं है, फ्रेम एक्स के पास जो है एरर आ गया है, तो उसको वापस से रीसेंड करो, तो गो बैक एन वाला फीचर यहाँ पर आ जाता है। फिर SREJ यानी कि सिलेक्टिव रिजेक्ट, तो यहाँ पर भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, सिलेक्टिव रिपीट कर दो, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आ गया है आपको। बाकी अननंबर्ड फ्रेम्स की अगर हम बात करें तो अननंबर्ड फ्रेम्स को यू फ्रेम्स बोला जाता है। देख लो ये टाइप्स याद रखो, यू फ्रेम्स है आपके पास, क्या है, यू फ्रेम्स है आपके पास, फिर है आपके पास एस फ्रेम्स, एंड फिर है आपके पास यहाँ पे यू फ्रेम्स। ओके, तो यू फ्रेम जो है ये कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर देख लो ये कॉमन यू फ्रेम्स हैं, जिसमें सबसे पहले है SABM। SABM क्या है, ये सेट करता है असिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। क्या करता है, असिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड को सेट करने का काम करता है। बाकी UA होता है जो कि अननंबर्ड एक्नॉलेजमेंट है। अब सब इन सब की नॉलेज है आपको। DISC यानी कि डिस्कनेक्ट, DM यानी कि डिस्कनेक्ट मोड। ओके, तो ये देख लो ये आई फ्रेम का स्ट्रक्चर है, ये S फ्रेम का स्ट्रक्चर है, और ये यू फ्रेम का स्ट्रक्चर है। बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। जस्ट यहाँ पे क्या है देख लो, यहाँ पर आपके पास फ्लैग, एड्रेस, कंट्रोल, FCS और फ्लैग, ये तीनों में भी कॉमन है। जस्ट जो इन्फॉर्मेशन ये कैरी कर रहे हैं वो चेंज है। यहाँ पर यूजर इन्फॉर्मेशन कैरी हो रही है आई फ्रेम में, यहाँ पर FCS कैरी हो रहा है, और यहाँ पर आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन कैरी हो रही है। फाइन, नाउ लेट अस कम ऑन टू P2P यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो PPP इसको बोला जाता है, ट्रिपल P, इट इज व्हाट योर कंप्यूटर यूजेस। ओके, मतलब जब भी आप डायल करते हो इंटरनेट के लिए, या फिर कोई भी आप जैसे कि डायल अप होता है ना, डायल अप अभी के लिए तो ये रेयर है, लेकिन जब डायल अप होता था तो PPP इसको यूज किया जाता था। इट इज स्टिल यूज्ड इन DSL एंड अदर कनेक्शंस। ओके, तो PPP क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स जो है वो प्रोवाइड करता है। डायल अप के लिए, DSL कनेक्शंस के लिए इसको यूज किया जाता था। सपोर्ट्स मल्टीपल नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ओके, तो PPP हमें क्या प्रोवाइड करता है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है देख लो। तो एक तो है आपका फ्रेम फॉर्मेट देता है, यानी कि डेटा कैरी करने के लिए फ्रेम को फॉर्मेट करता है। लिंक एस्टैब्लिशमेंट एंड नेगोशिएशन, लिंक मतलब एस्टैब्लिशमेंट मतलब जो भी लिंक है ना उसको एस्टैब्लिश करने का काम करता है, नेगोशिएट करने का काम करता है। नेटवर्क लेयर एनकैप्सुलेट करने का काम करता है। मल्टीपल नेटवर्क लेयर की सपोर्ट होती है। ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन मतलब कि यूजर नेम पासवर्ड का चेकिंग, और नेटवर्क एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब कि आपका IP एड्रेस ये जो है ना निकालता है, ठीक है।
ओके सर्विसेज क्या, कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं करता, तो फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता, एरर रिकवरी नहीं होती, मल्टी पॉइंट एड्रेसिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है, देख लो इसके अंदर भी यही है। क्या मैंने जो यहाँ पर आपको बताया था क्या ये वही है? एग्जैक्टली जैसे कि यहाँ पर था फ्लैग एड्रेस कंट्रोल, यहाँ पर एफसीएस और फ्लैग, बस इसके बीच में क्या आ गया है, इसके बीच में आ गया है प्रोटोकॉल और पेलोड। ठीक है, इसके बीच में ये दोनों आ गए, समझ में आ गई बात? तो इट इज वेरी सिंपल, आपके जो है ये एग्जाम्पल आप इससे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, देन लेट अस मूव ऑन टू कनेक्शन फेजेस। तो ये कनेक्शन फेजेस किसके हैं? तो ये पीपीपी के ही कनेक्शन फेजेस हैं, पीपीपी के कनेक्शन फेजेस है। तो सबसे पहले है आपके पास डेड, डेड क्या है? लिंक जो है वो एक्टिव नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे कि मतलब खाली बैठा है भाई, कोई कनेक्शन ही नहीं है। ओके, उसके बाद एस्टैब्लिश है आपके पास, एस्टैब्लिश क्या करता है? ये लिंक सेट करने का काम करता है। नेगोशिएट के भी इसके पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं। तो देख लो यहाँ पर ऑप्शंस एग्रीड बाय बोथ द साइड्स एंड ऑल। अभी एक एक ब्लॉक समझ लेते हैं। फिर आपके पास है ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट क्या करता है? ऑप्शनल ऑथेंटिकेशन करता है, मतलब आइडेंटिफाई वेरीफाई करता है आइडेंटिटी। सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, जो हम लोगों का प्लेसमेंट में होता है, मतलब डेड है यानी कि ये अनएम्प्लॉयड बंदा है, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है इसके पास। एस्टैब्लिश यानी कि जो कि जॉब इंटरव्यू होता है ना, उसके अंदर आप लिंक सेटअप करने का काम करते हो। फिर ऑथेंटिकेट यानी कि आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है, आपने क्या क्या चीजों पे काम किया है वो देखा जाता है। फिर नेटवर्क, नेटवर्क यानी कि अब आपको ले लिया है, अब आपका ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है। उसके बाद ओपन, ओपन यानी कि अब आप काम करना शुरू कर दो, नाउ यू आर अ वर्किंग एम्प्लॉयर। ओके, देन यहाँ पर टर्मिनेट यानी कि अब आपको जो है छोड़ दिया, आपने क्या कर दी? जॉब को छोड़ दिया। तो ये बहुत ज्यादा इजीली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, सो दिस वर योर कनेक्शन फेजेस। अब पीपीपी के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको एलसीपी बोला जाता है, ये लिंक्स को मेंटेन करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जाता है। नेगोशिएट के भी ऑप्शंस होते हैं, मतलब इंटरव्यू के भी ऑप्शंस होते हैं। प्रोटोकॉल फील्ड दे दिया आपको यहाँ पर इसकी। ओके, प्रोटोकॉल फील्ड क्या होती है ये आप चाहो तो याद रखो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दिस। ओके, ये आपके पैकेट टाइप्स हैं, कौन से? रिक्वेस्ट, एसीके, एनएके, रिजेक्ट वगैरह, मतलब ये सिंपल आप इनके नाम याद रख लो, कॉन्फ़िगरेशन पैकेट्स, टर्मिनेशन पैकेट्स और मेंटेनेंस के पैकेट्स। ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स में पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ये टू वे हैंडशेक है, यूजर नेम पासवर्ड जो है वो सेंड किया जाता है इन क्लियर, एंड इसकी भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फील्ड होती है। प्रोसेस क्या है कि आप यूजर नेम पासवर्ड भेजते हो और आपको पता चलता है कि आप एक्सेप्ट हुए हो या रिजेक्ट हुए, अगर दोनों भी मैच कर रहा होगा तो यू आर एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो दिस इज नथिंग बट द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, जो अगेन पीपीपी के अंदर आता है। देन CHAP यानी कि चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। अब इसमें 3 वे हैंडशेक है, यहाँ पर 2 वे हैंडशेक था, है ना, यहाँ पर क्या था? 2 वे हैंडशेक था, किसके अंदर? PAP के अंदर। यहाँ पर आपका 3 वे हैंडशेक होता है, एंड बेसिकली यहाँ पर व्हाट यू कैन डू, पासवर्ड जो है वो कभी सेंड नहीं होता आपका। ठीक है, 3 वे हैंडशेक, पासवर्ड कभी भी आपका नेटवर्क में सेंड नहीं होता है, जैसे आप प्रूव कर रहे हो, यू नो अ सीक्रेट विदाउट टेलिंग इट। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज। तो यहाँ पर ये 3 स्टेप्स में जो है आपका प्रोसेस होता है। पहला स्टेप में आप चैलेंज रिसीव करते हो, सेकंड में आप रिस्पॉन्स सेंड करते हो, मतलब रिस्पॉन्स में आपका चैलेंज प्लस पासवर्ड होता है, तो इसीलिए आप डायरेक्टली पासवर्ड को सेंड नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज मोर सिक्योर्ड। एंड एट लास्ट आप बताते हो कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। तो ये 3 फेजेस में काम चलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है 3 वे हैंडशेक। देन यू हैव एनसीपी यानी कि नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है? ये कॉन्फ़िगर करता है स्पेसिफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को, स्पेसिफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को। बाकी ये आईपी के लिए वर्क करता है। ईच नेटवर्क प्रोटोकॉल हैज इट्स एनसीपी, हर एक नेटवर्क प्रोटोकॉल के पास उसका खुद का नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्पेसिफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करने का काम करता है। ये आईपीसीपी क्या है? आईपीसीपी वही है, आईपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बाकी चलिए दैट्स इट। मल्टीलिंक पीपीपी है, तो इसमें आप कंबाइन करते हो मल्टीपल फिजिकल लिंक्स को, लोड बैलेंसिंग होती है, फ्रेगमेंट लॉजिकल फ्रेम्स अक्रॉस फिजिकल लिंक्स, एंड ये प्रोटोकॉल आईडीज वगैरह है, आप ऐसे दिखा सकते हो। ये लॉजिकल पीपीपी है, इसमें अलग अलग पीपीपीज क्या है? कनेक्टेड है, तो ये मल्टीलिंक पीपीपी आपकी हो जाती है। ठीक है, देन यू हैव मैक सब लेयर। ओके,
तो मैक सब लेयर एंड चैनल एलोकेशन ये आपका जो है ना आता है, तो इसको देख लेते हैं, बहुत इजी है। मैक सब लेयर, मैक सब लेयर मतलब कि मैक का फुल फॉर्म आपको पता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये सब लेयर क्या डिटरमाइन करता है, हु कैन यूज द शेयर्ड मीडियम, हु कैन यूज द शेयर्ड मीडियम एंड व्हेन, कब आप उस जो आपने शेयर किया है या फिर जो ट्रैफिक का है ना कंट्रोल फॉर नेटवर्क्स, उसके लिए ये जो है ना काम करता है। इमेजिन करो मल्टीपल पीपल हैं, वो आप क्या कर रहे हो, वो मतलब एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं एक मीटिंग में, तो विदाउट रूल्स एवरीवन टॉक साइमल्टेनियसली एंड नो वन विल अंडरस्टैंड एनीथिंग। सो मैक लेयर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, तो इसके पास क्या इश्यूज हैं देख लो, इसके पास इश्यूज हैं। सबसे पहले एलोकेशन प्रॉब्लम। एलोकेशन मतलब कि हाउ टू एलोकेट शेयर्ड रिसोर्स, मतलब कि हाउ डू वी शेयर द कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल आप कैसे शेयर कर रहे हो। फिर कोलिजन डिटेक्शन, यानी कि आप डिटेक्ट करोगे साइमल्टेनियस ट्रांसमिशंस को, मतलब हाउ डू वी नो कि मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं वो साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि दो तीन लोग साथ में जो है वो बात कर रहे हैं। तो कोलिजन डिटेक्ट करना और कोलिजन रिजॉल्व करना, मतलब कि अब जो है आप क्या कर रहे हो, अब आप कोलिजन हो चुके हैं तो आपको अब क्या करना है रिजॉल्व करने के लिए। तो ये तीन इश्यूज हैं जिनको मैक सब लेयर जो है वो हैंडल करता है। तो सबसे पहले चैनल एलोकेशन मेथड्स देख लो। सबसे पहले है आपकी स्टैटिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन मतलब कि आपके पास फिक्स टाइम के स्लॉट्स है, हर एक बंदा 5 मिनट बोलेगा, हर एक बंदा 5 मिनट बोलेगा, तो ये क्या है, एक फिक्स्ड डिवीजन ऑफ चैनल है। ओके, तो इसके एग्जांपल है एफडीएम और टीडीएम। एफडीएम यानी कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या, फ्रीक्वेंसी डिवीजन। ओके, फ्रीक्वेंसी डिवीजन। और ये टीडीएम क्या है, टीडीएम है आपका टाइम डिवीजन। ओके, कौन कितना कितनी देर बोलेगा ये सब आप जो है इसके अंदर बताते हो। इनएफिशिएंट फॉर बस्टी ट्रैफिक, मतलब अगर बहुत ज्यादा लोग हैं तो ये जो है काम आपका नहीं करेगा। फिर डायनामिक एलोकेशन मतलब कि एलोकेट ऑन डिमांड, मतलब कि अब आप एलोकेट कर रहे हो ऑन डिमांड पे, अगर ये मैनेजर है तो ये थोड़ा सा ज्यादा बोलेगा, टीम लीड है तो ये थोड़ा ज्यादा बोलेगा, बाकी जो एम्प्लॉइज है वो थोड़े कम कम बोलेंगे, है ना। तो ये एलोकेट ऑन डिमांड आप करते हो। बेटर फॉर डेटा नेटवर्क्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल की कैटेगरीज कौन सी है, एक तो है कॉन्टेंशनल प्रोटोकॉल जो कि चैनल एक्सेस को क्या करता है, compete करता है, मतलब कि एवरीवन competes फॉर द चैनल, सबको बोलना है तो सब लोग कंपटीशन कर रहे हैं। ओके, कंटेंशन फ्री प्रोटोकॉल्स मतलब कि कंट्रोल्ड एक्सेस है, ऑर्गेनाइज्ड वगैरह है। ओके, हाइब्रिड प्रोटोकॉल मतलब कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके पास आता है। फाइन। देन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है अलोहा प्रोटोकॉल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो प्योर अलोहा क्या होता है, अलोहा प्रोटोकॉल क्या है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप मतलब दूसरे लोगों को बोलने दे रहे हो, ठीक है, वेन एवर दे वॉन्ट आप उनको बोल रहे हो, ठीक है, अगर आपको बोलना है आप बोलो, बट विथ सम रूल्स टू हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो प्योर अलोहा क्या करता है, प्योर अलोहा इज द सिंपलेस्ट अप्रोच, जस्ट ट्रांसमिट वेन एवर यू हैव डेटा। ओके, जस्ट ट्रांसमिट वेन एवर यू हैव डेटा, अगर आपके पास बोलने को कुछ है तो जस्ट बोल दो। ओके, लिसन फॉर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि आपको रुकना है, अगर आपको आपको नेक्स्ट कुछ बोलना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा एक्नॉलेजमेंट का। अगर कोलिजन हो जाता है तो यू हैव टू वेट रैंडम टाइम और फिर आपको वापस से बोलना पड़ेगा। ओके, वल्नरेबल पीरियड की बात करें तो टाइम ड्यूरिंग विच कोलिजन कैन अकर। ओके, टाइम ड्यूरिंग विच कोलिजन कैन अकर, उस मतलब जिस टाइम पर आपका कोलिजन हो सकता है उसको वल्नरेबल पीरियड बोला जाता है। प्योर अलोहा के लिए क्या होता है आपका वल्नरेबल पीरियड, 2 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। एक बात बोलने के लिए जितना टाइम है उससे मतलब डबल टाइम, उससे डबल टाइम आपको लगता है टू मतलब कोलिजन होने के लिए। ओके, बिकॉज फ्रेम्स कैन कोलाइड इवन इफ दे स्टार्ट एट स्लाइटली डिफरेंट टाइम्स। ओके, ओके, अब थ्रू आउट एनालिसिस हम देखते हैं। थ्रूपुट एनालिसिस होता है ये बेसिकली। तो मैक्सिमम थ्रूपुट क्या होता है, इट इज अराउंड 18.4%। बाकी ये आपका जो है ना ये फॉर्मूला है, यू कैन जस्ट इग्नोर इट, जी आपका ऑफर्ड लोड है, ऐसा आपका थ्रूपुट है। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आप इसको समझ सकते हो। एंड अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्योर अलोहा के बारे में और डिटेल्स आप लोग जो है फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी पीवाईक्यूज में मैं आपको दे दूंगी। फाइन, चलो
चाहिए तो देखो ये वाला डायग्राम बहुत सिंपल है फॉर अंडरस्टैंडिंग। कंप्लीट कोलिजन होगा यहाँ पर, ओके। यहाँ पर कोई कोलिजन नहीं होगा। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि कहाँ पर कोलिजन होने के चांसेस है। स्लॉटेड अलोहा क्या होता है? स्लॉटेड अलोहा मतलब कि आप सिंक्रोनाइजेशन ऐड कर रहे हो, मतलब एवरीवन कैन ओनली स्टार्ट ट्रांसमिटिंग एट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स, मतलब कि आपने टाइम स्लॉट्स दे दिए हैं, उसी टाइम पर लोग अपना बोलना शुरू करेंगे। जैसे कि ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, इसको ये टाइम दे दिया है तो ये इसी टाइम पे स्टार्ट करेगा, ये इसी टाइम पे स्टार्ट करेगा, इसके खत्म होने के बाद ये इस टाइम पे स्टार्ट करेगा, खत्म होने के बाद ये फिर से स्टार्ट करेगा। मतलब ऐसे आपने क्या कर दिया, उनके इनिशियलाइज जो है ना उनके टाइम स्लॉट्स बना दिए। तो ये होता है आपका स्लॉटेड अलोहा। इसके अंदर जो वल्नरेबल पीरियड है वो 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइप है और मैक्सिमम थ्रीपुट 36.8% है। और इसकी जो एफिशिएंसी है डबल है अकॉर्डिंग टू प्योर अलोहा, क्योंकि वहां पर है चांसेस कोलिजन के, यहाँ पर चांसेस इतने नहीं है। अब CSMA की बात करें, दैट इज करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो ये भी क्या है, आपके CSMA प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। CSMA प्रोटोकॉल्स है, ये हेडिंग है, ओके। चलो, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लिसन बिफोर टॉक, चेक इफ द चैनल इज आइडल। अगर वो आइडल है तो ही आपको ट्रांसमिट करना है, तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा आपकी अगर चैनल खाली है तो मैं अपनी बात बोलूंगा, मतलब नेटवर्क या फिर डेटा सेंड कर दूंगा। तो बिफोर ट्रांसमिटिंग यू हैव टू चेक कि जो आपका चैनल है वो आइडल है या नहीं। तो इसके कुछ वेरिएंट्स हैं, ये क्या है आपके CSMA के वेरिएंट्स हैं। तो सबसे पहला है आपका परसिस्टेंट CSMA। परसिस्टेंट CSMA का मतलब कि अगर चैनल आइडल है तो इमीडिएटली ट्रांसमिट कर दो, इमीडिएटली ट्रांसमिट कर दो, प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और अगर चैनल बिजी है तो वेट करो जब तक वो आइडल नहीं होता, एंड जैसे ही आइडल हो जाएगा वैसे ही ट्रांसमिट कर दो। तो यहाँ पर कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है ना कोई और भी वेट कर रहा है एंड आप दोनों एक साथ घुस जाओ, तो कोलिजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो दैट इज द प्रॉब्लम। देन नॉन परसिस्टेंट CSMA। नॉन परसिस्टेंट CSMA मतलब कि आप यहाँ पर भी चैनल आइडल अगर है तो ट्रांसमिट कर दोगे इमीडिएटली। अगर चैनल बिजी है तो यहाँ पर आप वेट करोगे रैंडम टाइम, ठीक है, और फिर वापस से चेक करोगे। मतलब कि आपने क्या किया, जैसे कि देखो, अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप कि मतलब ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं, चैनल आइडल है कि नहीं। अब आपको पता चला है कि नहीं चैनल तो बिजी है, तो आप क्या करोगे, थोड़ी देर इधर उधर टाइम पास करोगे, फिर 2 मिनट के बाद देखोगे कि अरे ये चैनल आइडल है कि नहीं। अगर वापस से बिजी दिख रहा है तो फिर से थोड़ी देर टाइम पास करोगे, फिर देखोगे। तो ये क्या है, रैंडम टाइम आप वेट करोगे एंड फिर से देखोगे। एंड इससे क्या होता है, रिड्यूस हो सकते हैं कोलिजन्स बट इंक्रीजेस डिले। डिले इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हो ऑब्वियसली, ओके। फिर है आपके पास P परसिस्टेंट CSMA। इसका ये जो है ना, ये बैलेंस्ड अप्रोच है। ये क्या है, ये आपकी बैलेंस्ड अप्रोच है। यहाँ पर क्या होता है, सी यहाँ पर अगर चैनल आइडल है तो ट्रांसमिट कर दो इस प्रोबेबिलिटी के साथ, किसी प्रोबेबिलिटी में आप ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। अब इफ चैनल इज बिजी तो आप वेट करो नेक्स्ट स्लॉट के लिए, इससे आपका कोलिजन और डिले मैनेज होगा, बैलेंस होगा। मतलब अगर चैनल आइडल है तो आप एक प्रोबेबिलिटी में ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है। मतलब कि आप वेट कर रहे हो, फिर भी चैनल आइडल है फिर भी आप वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो विथ प्रोबेबिलिटी। अब वो प्रोबेबिलिटी कितनी भी हो सकती है, ठीक है, तो आप किसी प्रोबेबिलिटी में वेट कर रहे हो, ओके। देन परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखें तो नॉन परसिस्टेंट जो है ये ज्यादा है आपका। ये देखो, जो 1 परसिस्टेंट है इट हैज लोएस्ट डिले। कौन सा, ये वाला 1 परसिस्टेंट के पास क्या है, एकदम लोएस्ट डिले है, ओके। 1 persistent has the lowest delay, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। सी दिस डायग्राम बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट वैसे, ठीक है। तो ये तीनों भी आप याद रख सकते हो, 1 परसिस्टेंट CSMA, नॉन परसिस्टेंट CSMA एंड P परसिस्टेंट CSMA, ओके। अब CSMA CD यानी कि करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन। अब यहाँ पर आप कोलिजन डिटेक्शन भी कर रहे हो, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इथरनेट। क्या है, इथरनेट, ओके। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक चीज आपकी ऐड हो गई है एंड दैट एड ऑन इज नथिंग बट योर कोलिजन डिटेक्शन, ओके। ये आप ट्रांसमिशन फिनिश करने से पहले आपका कोलिजन डिटेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यू आर लिसनिंग वाइल ट्रांसमिटिंग, अबाउट ट्रांसमिशन अगर कोलिजन डिटेक्ट हो जा रहा है तो, एंड दिस रिड्यूसेस वेस्टेड ट्रांसमिशन टाइम। अब इसकी अल्गोरिथम क्या है, इसकी अल्गोरिथम यह है कि पहले आप लिसन करते हो, मतलब आप पहले
सुनते हो चैनल, अगर वो बिजी है तो वेट करते हो, अगर आइडल है तो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो ट्रांसमिटिंग। अब आप मॉनिटर करोगे कि कोलिजन हो रहा है या नहीं। अगर कोलिजन हो रहा है मतलब कि आपको जाम सिग्नल मिल जाएगा, तो आप अपना ट्रांसमिशन स्टॉप कर दो, थोड़े टाइम के लिए रैंडम वेट करो एंड वापस रीट्राई करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। ओके, कोलिजन डिटेक्शन रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं, मतलब कोलिजन डिटेक्शन काम करने के लिए यू मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट कोलिजन बिफोर फिनिशिंग ट्रांसमिशन। तो इसके लिए मिनिमम फ्रेम साइज आपका ये दिया जाता है, ठीक है, 2 इंटू आपका ये प्रोपगेशन डिले होता है इंटू डेटा रेट। ओके, सो ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। दिस इज नथिंग बट व्हाट प्रोपगेशन डिले, दिस इज योर प्रोपगेशन डिले एंड दिस इज योर डेटा रेट। सो दिस इंश्योर्स यू डिटेक्ट कोलिजन बिफोर फ्रेम ट्रांजिशन कंप्लीट्स। ओके, देन आपके पास है बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। तो बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ मतलब जब कोलिजन हो जाता है तो आपको रैंडम टाइम वेट करना है, रैंडम टाइम वेट करना है बिफोर रीट्राइंग। So that happens here. Okay, तो आपके एल्गोरिदम क्या है, आफ्टर ith collision wait random time for this much. Okay, ये क्या है, ये आपके स्लॉट टाइम्स है। ओके, मैक्सिमम आपका जो आई है वो 10 हो सकता है, मतलब कि आप प्रिवेंट करते हो वेटिंग टू लॉन्ग, ज्यादा देर आपको नहीं रुकना है। 16 कोलिजन्स के बाद गिव अप कर दो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एग्जाम्पल क्या है, लेट सपोज पहला कोलिजन हुआ, देख लो यहाँ पर जो लिखा है, पहला कोलिजन हुआ वेट 0 और 1 स्लॉट टाइम्स, सेकेंड कोलिजन हुआ तो 0 1 2 3 स्लॉट टाइम्स तक वेट कर लो, थर्ड कोलिजन हुआ तो 0 से 7 स्लॉट टाइम्स तक वेट कर लो। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर वेट करना होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना होता है। अब इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है CSMA-CD की एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी है आपकी 1/1 + 5 आपका ये फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम अपॉन T, यानी कि टोटल टाइम। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको बस इतना समझना है। अगर आपको चाहिए तो ये एफिशिएंसी के फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हो, इवन आप स्किप कर सकते हो। ओके, ये कोलिजन सिग्नल्स है, कोलिजन अकर्स 30 मिनट्स का कोलिजन अकर हुआ है, तो डेटा सिग्नल है और यहाँ पर ये है स्टेशन भी, ठीक है। तो इनके बीच में आप क्या कर सकते हो, कोलिजन डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, अब CSMA-CD हमने देखा, CSMA-CA क्या होता है। तो CSMA में इज यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क्स, इसको आप याद रख लो, जो आपके वाईफाई वगैरह होते हैं, है ना, इनके लिए जो है ये आपका यूज होता है। जैसे कि IEEE 802.11 ये वायरलेस नेटवर्क है, चाहिए तो आप सिंपल वाईफाई का एग्जांपल भी दे सकते हो। अब यहाँ पर ये जो CA है, इस CA का फुल फॉर्म क्या है, आपने देख लिया होगा ऊपर ही, कोलिजन अवॉइडेंस। कोलिजन अवॉइडेंस मतलब ऊपर क्या अभी हमने देखा, अभी जो हमने CSMA देखा, देखो ये क्वेश्चन आता है, हाँ, CSMA जो CD वाला देखा, इसमें कोलिजन डिटेक्शन हुआ है, एंड इसके अंदर देखो कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो CSMA-CD और CSMA-CA दोनों का साथ में आएगा। तो अब आपको पता है कि आपको कितने लेंथ का आंसर लिखना है, तो पहले आप इसका प्रिंसिपल और एल्गोरिदम लिख दोगे, ठीक है, ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, चाहिए तो एग्जाम्पल देख के आप आगे बढ़ो। फिर आपको क्या करना है, ये वाला इसका प्रिंसिपल लिखना है, इसका मैकेनिज्म लिखना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। CSMA-CA CSMA-CD का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। CD में हम सिर्फ कोलिजन डिटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोलिजन को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। और CD जो है वो इथरनेट के लिए है, जैसे इथरनेट के अंदर यूज होता है, यहाँ पर ये वाईफाई के अंदर यूज होता है। ओके, अब ये डिफरेंट कैसे है CSMA-CD के साथ, तो मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर हार्ड मतलब जो वायरलेस नेटवर्क्स है उसमें आप कोलिजन डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है ट्रांसमिशन के वक्त, तो यहाँ पर आपका जो है ना ये यूज होता है। टर्मिनल प्रॉब्लम्स वगैरह, टर्मिनल जो मतलब हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम्स की बात करूं, तो जैसे कि A और C वो एक दूसरे को सुन नहीं सकते, बट दे बोथ कैन टॉक टू B, राइट। ये A है और ये C है, ये एक दूसरे से बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन B इनके बीच में, ये एक दूसरे को A और C नहीं सुन सकते, लेकिन A B को भी सुन सकता है और B C को भी सुन सकता है। तो इनडायरेक्टली A C का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, तो ये हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम मतलब कि जो B है वो A से बात तो कर रहा है, लेकिन C जो है वो अननेसेसरी थिंकिंग कर रहा है, इफ कांट टॉक टू D। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट इमेजिन दिस थिंग। ओके, तो जो CSMA मैकेनिज्म है इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर हम ट्राई करते हैं टू अवॉइड कोलिजन इंस्टेड ऑफ डिटेक्टिंग देम, हम उनको अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। डिटेक्ट करके क्या करना है ना, हमें तो अवॉइड करना है। तो इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स क्या है, सबसे पहला ये स्टेप्स हैं आपके। सबसे पहले व्हाट यू हैव,
आप क्या करोगे, वेट करोगे DIFS के लिए, DIFS के लिए वेट करोगे फॉर DCF इंटरफ्रेम स्पेस। ये देखो DCF इंटरफेस स्पेस वेटिंग, मतलब कि बस इतना याद रखो, ये नाम याद नहीं हो रहा है ना, तो बस इतना याद रखो कि यहाँ पर है ये आपका वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम। ओके, प्लीज बस इतनी चीज याद रख लो, ये क्या है, DIFS आपका वेटिंग टाइम है। उसके बाद आप क्या करते हो, रैंडम बैक ऑफ करते हो, मतलब कि इवन इफ चैनल सीम्स आइडल, आप थोड़े टाइम के लिए वेट करते हो। उसके बाद है आपके पास RTS CTS। RTS CTS मतलब ऑप्शनल है फॉर हिडन प्रॉब्लम, ऑप्शनल हैंडशेक कर लेते हो आप फॉर हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। देन आपके पास आ जाता है क्या, डेटा ट्रांसमिशन एंड एक्नॉलेजमेंट, मतलब इसके बाद जो डेटा है वो ट्रांसमिट होगा, आपका एक्चुअल डेटा सेंड होगा, एंड उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव होगी। ओके, अगर आपको डिटेक्ट करना है कोलिजन तो यहाँ पर ये जो RTS CTS है, इसका हैंडशेक कैसे होता है, तो सेंडर तो RTS सेंड कर देता है, RTS मतलब रिक्वेस्ट टू सेंड। ओके, आपका जो आइडल है, मतलब मैं आपको बताती हूँ, आपके पास ये चैनल है, एक सेकेंड, आपके पास क्या है, आपके पास ये चैनल है। अब ये जो चैनल है ये अभी आइडल है, लेकिन फिर भी इसमें ट्रांसमिट करने से पहले आप क्या कर रहे हो, आप RTS भेज रहे हो। RTS भेज रहे हो मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या मैं सेंड कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट टू सेंड। ओके, और अगर रिसीवर ने आपको वापस से बोला CTS यानी कि क्लियर टू सेंड, तभी आप क्या करोगे, इसके अंदर डेटा ट्रांसमिट करोगे। मतलब आइडल होने के बाद भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप डेटा ट्रांसमिट करोगे। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट, जो कि इसको CSMA CD से डिफरेंट बनाता है। इसीलिए अगर आप इसकी ये क्लियर टू सेंड दे रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली अब आपके यहाँ पर ट्रांसमिशन या फिर सॉरी कोलिजन के जो है ना चांसेस नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर प्रॉब्लम इज एड्रेस्ड। तो हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम वगैरह अगर ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट रिमेंबर ये चीज जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर ये चैनल है, ये चैनल आपका क्या है, ये चैनल आपका आइडल है। ठीक है, ये इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। चैनल आइडल है, लेकिन फिर भी आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो उसको बोला जाता है RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड। और रिसीवर फिर क्या करेगा, आपको CTS भेजेगा, मतलब अगर वो फ्री होगा सच में तो वो आपको क्लियर टू सेंड भेजेगा, फिर आप अपना डेटा ट्रांसमिट करोगे, तो यहाँ पर आपका कोलिजन नहीं होगा। सो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट। आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर आप सिर्फ चेक करते हो कि अगर आपका जो आइडल है आपका चैनल, तो बस उसमें ट्रांसमिट कर दो। तो यहाँ पर कोलिजन के चांसेस है, क्योंकि कोई और भी वेट कर सकता होगा एंड वो भी आपकी जगह पे साथ में डेटा सेंड करने वाला होगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू डू। ओके, नेक्स्ट व्हाट यू हैव, सो दिस इज योर जस्ट द सेम थिंग्स। ओके, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो। अब WDMA दैट इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो बेसिकली जैसे अभी ये ना अदर्स में आते हैं, ये जो है ना ये सारे अब आपके अदर्स में आते हैं। तो जो मेन थे ना, मेन मल्टीपल एक्सेस वाले थे, ये हमने कर लिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इनके बारे में नॉलेज ले लेते हैं अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाए तो WDMA है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो ये क्या यूज करता है, ये यूज करता है ऑप्टिकल फाइबर को। क्या यूज करता है, ऑप्टिकल फाइबर। तो वेवलेंथ से आप याद रख सकते हो ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स को ये यूज करता है। डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलती है, मतलब जैसे कि लाइट की वेवलेंथ्स होती है ना, तो डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट लाइट वेवलेंथ्स जो है वो मिल रही होती हैं। एंड इट इज वेरी हाई कैपेसिटी, सिंस लाइट वेवलेंथ जो है वो कभी इंटरफेयर नहीं करती है, तो इसीलिए इसको मॉडर्न इंटरनेट बैकबोन नेटवर्क्स के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो बाकी एडवांटेजेस देख लो, हाई कैपेसिटी है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जब अपना वेवलेंथ भेजता है ना, तो उसके बीच में आपके कोलिजन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही आप इसके एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। देन यू हैव IEEE स्टैंडर्ड्स। IEEE स्टैंडर्ड, सो देखो ये है रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो जो इथरनेट है ना, ये सबसे मोस्ट कॉमन लैन की टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इथरनेट की इवोल्यूशन, तो इथरनेट हैज इवॉल्व्ड ओवर डिकेड्स। देख लो यहाँ पर 10 बेस 5, ये 1980s में आया था, ये 1980s के अंदर आया था। ये है आपकी थिक कोएक्सियल केबल, 10 Mbps की स्पीड होती थी इसकी, फिर 500 मीटर के सेगमेंट्स होते थे। ठीक है, तो ये मैं फर्स्ट वाले की बता रही हूँ। उसके बाद आपके पास ये वाला भी 1980s में ही आया, बट ये भी थिन कोएक्सियल केबल थी। ये थिक कोएक्सियल केबल थी, ये थिन कोएक्सियल केबल थी, इसमें भी 10 Mbps का था। अब ये इवोल्यूशन है, इतना तो आएगा नहीं, तो बस आपको इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना है। ओके, देन यू हैव फ्रेम रेट एंड ऑल। तो फ्रेम फॉर्मेट है, फ्रेम फॉर्मेट आप याद रख सकते हो। यू हैव प्रीएम्बल,
ओके, देन यू हैव SFD। ओके, अब ये क्या है, इन सब की डिटेल्स यहाँ पर लिखी है। प्रीएम्बल यानी कि सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए आप जो लिखते हो वो। ओके, उसके बाद आपके पास है SFD। SFD यानी कि स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर है, ये आपका स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। उसके बाद DA डेस्टिनेशन एड्रेस, जहां पर आपको पहुंचाना है। SA यानी कि सोर्स एड्रेस, ठीक है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सोर्स एड्रेस, इजीली याद रख पाओगे। यस, लेंथ आप दे दोगे यहाँ पर डेटा लेंथ। उसके बाद डेटा आएगा यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट डेटा है, पेलोड। फिर यहाँ पर पैड आएगा, मतलब पैडिंग इफ द डेटा इज देयर। ओके, एंड FCS यानी कि फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो बस इसमें से अगर आपको जितना याद रहता है फ्रेम फॉर्मेट को याद रख सकते हो। मिनिमम फ्रेम साइज जो है वो आपका 64 बाइट्स का होता है फॉर कोलिजन डिटेक्शन। अब IEEE 802.11 ये वाईफाई के लिए यूज होता है। तो अगेन इसके स्टैंडर्ड इवोल्यूशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इथरनेट ड्यू टू वायरलेस नेचर। वायरलेस नेचर की वजह से ये क्या है, अगेन मोर कॉम्प्लेक्स है। मल्टीपल एड्रेस फील्ड्स होती है इसके अंदर, अप टू 4, मतलब डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस कंट्रोल फॉर डुप्लीकेट डिटेक्शन, मतलब कि सीक्वेंस कंट्रोल करते हो आप टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट डुप्लीकेट फ्रेम्स। ओके, देन यू हैव फ्रेम कंट्रोल विथ वेरियस फ्लैग्स। ऑब्वियसली फ्रेम कंट्रोल होता है विथ वेरियस फ्लैग्स फॉर पावर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी पर्पसेस। देन एक्सेस मेथड्स की अगर हम बात करें तो CSMA CA विथ ऑप्शनल RTS CTS, मतलब यहाँ पर ये CA क्या है, ऑब्वियसली आपको पता है, कोलिजन अवॉइडेंस। तो कोलिजन अवॉइडेंस जो है उसके अंदर ऑप्शनल RTS CTS जो होता है वो आपका यहाँ पर है। पर्सनल एरिया नेटवर्क्स के लिए यू यूज दिस, मतलब शॉर्ट रेंज नेटवर्क्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड्स हैं, देखो ये कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ये वाला जो स्टैंडर्ड है ये सिर्फ ब्लूटूथ के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यू हैव दिस, ये को एग्जिस्टेंस है विथ 802.11, यानी कि आपका ब्लूटूथ और वाईफाई ये दोनों के लिए ये यूज होता है। फिर हाई रेट WPAN, यानी कि ये वाला जो है आपका, ये बेसिकली हाई रेट WPAN के लिए यूज होता है, मतलब पर्सनल एक्सेस नेटवर्क के लिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए, जहां पर हाई स्पीड और शॉर्ट रेंज आपको मिल रही होती है। एंड फिर ये है आपका लो रेट WPAN के लिए, मतलब जैसे कि आपके IoT डिवाइसेस वगैरह होते हैं, ZigBee होता है, जो कि कम पावर यूज करते हैं उनके लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इसका जो रेंज है वो शॉर्ट है, पावर कंजम्पशन लोअर है और डेटा रेट्स जो है वो लोअर है। फाइन, देन IEEE 802.16, अभी जो हमने देखा वो क्या था, 802.11 जो कि वाईफाई के लिए मोस्टली यूज होता है। ये होता है WiMAX के लिए यूज, किसके लिए, WiMAX के लिए। तो जो ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस होता है लार्ज एरियाज के लिए, वहां पर ये जो है यूज हो रहा होता है, लार्ज एरियाज के लिए। इधर मैं लिख देती हूँ, लार्ज एरियाज के लिए ये यूज होता है। इसको लॉन्ग रेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं, अप टू 50 किलोमीटर। हाई डेटा रेट्स होते हैं, 70 Mbps तक की स्पीड आपको मिलती है। पॉइंट से मल्टी पॉइंट, यानी कि ऑब्वियसली पॉइंट से मल्टी पॉइंट इसका क्या होता है, नेटवर्किंग होती है। क्वालिटी ऑफ सर्विस की यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलती है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। ओके, तो अगर पॉइंट 2 ये है तो इसका मतलब कि इसका कोई बेस स्टेशन जो है सेट होता है, सर्वर सेट होता है बहुत सारे यूजर्स के लिए। एप्लीकेशन क्या है, लास्ट माइल ब्रॉडबैंड एक्सेस होता है, मतलब कि रूरल एरियाज के लिए जो है आपको ब्रॉडबैंड एक्सेस मिलता है। बैकहॉल फॉर सेल्यूलर नेटवर्क्स, यानी कि आपको बैकअप मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, बैकअप मिलता है फॉर वायर्ड नेटवर्क्स, फॉर वायर्ड सॉरी कनेक्शंस। ओके, तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हो। रूरल एरिया कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलती है। मोबाइल इंटरनेट एक्सेस होता है, कनेक्टिंग सेल्यूलर टावर्स टू मेन नेटवर्क। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस वगैरह है। यहाँ पर आपके पास क्या है, प्रोटोकॉल एफिशिएंसी फॉर, मतलब यहाँ पर मैंने जस्ट सब समराइज कर दिया है। प्रोटोकॉल एफिशिएंसी का देख लो, स्टॉप एंड वेट के लिए ये फॉर्मूला है, गो बैक एन के लिए ये फॉर्मूला है, सिलेक्टिव रिपीट के लिए आइडियल केस है। हैमिंग कोड का मैंने आपको बता दिया, ये वाले आपके जो है मिनिमम डिस्टेंस के लिए। बाकी सीआरसी के अंदर जनरेटर पॉलिनोमियल डिग्री के लिए ये, और डिटेक्टेबल एरर पैटर्न्स के लिए ये, ठीक है। उसके बाद अलो, ये सब आपका जो है ना, ये सब अब आपका समरी है। ओके, अलोहा थ्रूपुट के लिए ये है, CSMA CD के लिए, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ के लिए, देन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमने अभी देखी, तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पर। बाकी एक कुछ एग्जाम्पल, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, and here you have the common mistakes to avoid, that is ROM parity bits and all। चलो समरी टेबल हमने ये सारी चीजें देख ली। जस्ट डोंट
जस्ट डोंट थिंक कि अब जो है आप कंफ्यूज हो चुके हो, क्योंकि सारी चीज आपके पास है। हाँ, थोड़ी ज्यादा चीज आपने पढ़ ली होंगी तो थोड़ा बहुत माइंड ये होगा कि बहुत ज्यादा है तो कंफ्यूजन लग रही होगी, बट यू आर नॉट कंफ्यूज, यू जस्ट हैव टू रीड वंस दिस पीडीएफ एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड। ओके, देख लो, ये 802.11 वायरलेस लैंस के लिए यूज होता है, ये पर्सनल नेटवर्क्स के लिए यूज होता है, ये ब्रॉडबैंड वायरलेस के लिए यूज होता है। दैट्स इट। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर आपको यही करना है। ओके, सो पूरा का पूरा सिलेबस यूनिट 2 का भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आई ट्राइड टू जस्ट कवर इट फास्ट, बट यस, हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिया है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती चल रही हूँ। सो देख लो, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग से ही यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। सो बेसिकली हियर, यस, सो यहाँ पर इफ वी सी हियर, डेटा लिंक लेयर को हमने स्टार्ट किया तो इसके सारे फंक्शंस यू सॉ। ओके, बाकी इसके सब लेयर्स आपने देखे, एलएलसी, एमएम, एमएसी। ओके, देन यू हैव डिजाइन इश्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन इश्यूज। ठीक है, तो ये डिजाइन इश्यूज देख लेना। अगेन कौन से मैंने बताए, अनएक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस, एक्नॉलेज्ड कनेक्शनलेस सर्विस और एक्नॉलेज्ड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। और इसके यूज केसेस वगैरह है। फ्रेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस कर लेना। बाकी बाइट स्टफिंग और ये सारे बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, ये सब आपके वेरिएबल साइज फ्रेमिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर आपको मैंने एग्जांपल बताया कि कैसे करना है। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सिंगल बिट एरर मतलब कि फ्लिप हो रही है आपकी बिट, एंड बर्स्ट एरर मतलब कि ज्यादा मल्टीपल बिट्स आपने जो है ना गलत कर दी है। एरर डिटेक्शन करेक्शन में क्या डिफरेंस है ये देखा। ARQ स्ट्रेटेजीज में ब्लॉक कोडिंग फंडामेंटल्स में हमने डेटा वर्ड कोड वर्ड को समझा, वैलिड इनवैलिड कोड वर्ड्स को समझा। फिर हैमिंग डिस्टेंस के अंदर हमने देखा कि कैलकुलेशन कैसे होता है, तो मैंने ये सब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है। एंड दिस इज योर डी मिनिमम, ये पूरी पीडीएफ फाइल अपलोड ऑन द चैनल। ठीक है, यहाँ पर ये चेक सम है एंड यस डेटा और कोड वर्ड अराउंड विद दिस एरर डिटेक्शन के लिए कैसे फॉर्मूला लगाना है, करेक्शन के लिए कैसे फॉर्मूला लगाना है, वी सॉ। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक भी देखा हैमिंग कोड्स के लिए। ओके, यस, देन साइक्लिक यानी कि सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, तो सेंडर और रिसीवर के हिसाब से कैसे होता है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। बाकी ये डायग्राम यू कैन जस्ट इमेजिन कि हार्डवेयर में कैसे ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। बाकी यू हैव इंटरनेट चेकसम एल्गोरिदम, तो इसके आगे मैंने काफी सारी एल्गोरिदम्स आपको समझाई। तो ये एल्गोरिदम्स के साइड में जो मैंने लिखा है ना, यू कैन ऑल्सो राइट दैट, नो इशू। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसके आगे स्टार लगा दिया है। ओके, देन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर 1 बिट स्लाइडिंग विंडो है आपके पास। गो बैक एंड प्रोटोकॉल है, फिर आपके पास सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन यू हैव HDLC, जो कि हमने वैन कनेक्टिविटी में देखा। HDLC यानी हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखो इसके हमने टाइप्स भी देखे, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड और असिंक्रोनस बैलेंस्ड मोड। देखो ये पीडीएफ से देख के ही आई विल जस्ट अपलोड दिस पीडीएफ, क्योंकि आपको जो ये सब चीजें देख के याद आ जाएगा मैंने क्या बोला है। ओके, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट होता है। बाकी ये फ्रेम स्ट्रक्चर होता है इसका। फ्रेम के टाइप्स हमने देखे, आई फ्रेम, एस फ्रेम, यू फ्रेम, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये डायग्राम आप याद रख सकते हो। बाकी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर हमने देखा कि ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं करता है। बाकी इसके फ्लैग फ्रेम के फॉर्मेट हमने देखे। ये कनेक्शन फेज को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, क्या एकदम एम्प्लॉय जो आपका इंटरव्यू या फिर जो आपका प्लेसमेंट प्रोसेस होता है उससे लेके आपके क्विट करने तक की सारी चीजें आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। डेड, एस्टैब्लिश, ऑथेंटिकेट, नेटवर्क, ओपन एंड टर्मिनेट। देन पीपीपी कंपोनेंट्स के अंदर हमने एलसीपी को देखा, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स को देखा। बाकी सारे प्रोसेस आए, एक्सप्लेन यू मल्टीलिंक पीपीपी। तो ये पेलोड का एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, मल्टीलिंक पीपीपी का आप डायग्राम बना सकते हो। ओके, देन यू हैव मैक सब लेयर। तो मैक सब लेयर के अंदर यू हैव 2 टाइप, स्टैटिक एलोकेशन एंड डायनामिक एलोकेशन। इसको क्यों यूज किया जाता है हमने ये पढ़ा। बाकी अलोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेटर है, ये सब आपको पता है। ये डायग्राम्स अच्छे से जो है ना खुद से बना लेना। CSMA यानी करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देख मतलब चैनल में घुसने से पहले देख लो कि वो आइडल है या नहीं। तो उसके अंदर भी आपके पास काफी वेरिएंट्स हैं CSMA के, 1 परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, P परसिस्टेंट। इसका परफॉर्मेंस कंपैरिजन भी हमने देखा, जो 1 परसिस्टेंट है उसकी सबसे लोएस्ट डिले होती है। ओके, नेक्स्ट व्हाट यू हैव, नेक्स्ट यू हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CSMA CD और CSMA CA। तो CD में आप सिर्फ कोलिजन डिटेक्ट करने का काम करते हो, CA में कोलिजन अवॉइड करने का काम करते हो। तो इसकी बस ये एल्गोरिदम भी आपने लिख दी ना दोनों की, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी
ये इतने ज्यादा इफिशियंसी वगैरह कि आपको अगर लिखना है तो यू कैन राइट, बट इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। देन यहाँ पर कोलिजन अवॉइडेंस है, इन सब के बारे में भी जो है हमने पढ़ लिया। कौन सी प्रॉब्लम्स ये एड्रेस करता है, हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम, एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम, ये देख लिया। फिर WDMA यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसके बारे में भी पढ़ा, इसके एप्लीकेशंस वगैरह। एंड एट लास्ट IEEE के स्टैंडर्ड्स हमने देखे, इसके इवोल्यूशन के टाइप्स हमने देखे, बाकी फ्रेम फॉर्मेट क्या होता है वो देखा। देन आपके फ्रेम साइज देखो, IEEE वाईफाई के लिए हमने देखा, एंड उसके बाद हमने यहाँ पर उस वाई मैक्स के लिए भी देखा, ठीक है। बाकी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह, यहाँ से आपकी समरी शुरू हो गई है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड आउट दिस समरी, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। योर यूनिट 2 इज ऑल्सो completed for CNS, so unit 1 and unit 2 both are completed. Now complete syllabus of both the 4 main subjects, your TOC, your DBMS, your CNS and your SPOS is completed on the channel for INSEM. So you can now directly go and watch the one shots. Each and every one shot is uploaded, so you can go and definitely check out the playlist. Everything is done. ओके सो यस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। ये सारी पीडीएफ्स के लिए यू कैन जस्ट फिल द गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गेट द इंस्टेंट एक्सेस आफ्टर फिलिंग इट इमीडिएटली, एंड दैट्स ऑल। ओके सो यस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।